Hello, am I audible? Good afternoon, everyone. Namaskar. Thank you very much for coming in good numbers here for today's program. Sorry, थोड़ा हमारा आज लेट चल रहा है program. We have two speakers on the way. They should be arriving here in few minutes. So we are beginning with our program. On behalf of Gujarat Chamber of Commerce and Industry and MSME DI Office Ahmedabad, I welcome all of you to GCCI for the today's event. Myself Tejas Mehta, GCCI MSME Committee Co-Chairman. And friends, as you are aware, there is a huge opportunity available in the PSU companies for all the MSME industries to good business with them. And today we are having this awareness program to explore that opportunity as well as understand the procedure, how to grab that opportunity, understand the procedure, and move forward with that. So before we start the program, I would like to felicitate our speakers for today. I request Sri Solanki sir from MSME DI office to felicitate Sri JSK Gupta sir, who is Deputy General Manager for IOCL Mumbai. I request Sri Vikas Gupta sir from MSME DI office director to present memento to Sri NK Tripathi sir, who is a senior divisional material manager of Western Railway. Now I request Sri Umesh Sharma, who is Assistant Director of MSME DI Office Ahmedabad, to moderate today's seminar. Thank you, sir. आज हम वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड वेस्टर्न रीजन मुंबई और वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद के साथ यहाँ जो पार्टिसिपेंट हैं हमारे जो मैन्युफैक्चरर सर्विस सेक्टर बोथ से बिलोंग करते हैं उनके बीच में आज हमने ये प्लान किया है और इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो हम PSU जो हमारे IOCL वेस्टर्न रीजन मुंबई हैं उनको और वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद को देंगे, क्योंकि उनकी आज जो इंडियनाइजेशन के ऊपर हमारी जो चर्चा हो रही है, जो हम किस तरह से जो आइटम इंपोर्ट करते हैं उसको लोकल मार्केट में किस तरह से बनाएं, वो बनाने के लिए जो वेंडर चाहिए उनको, वो वेंडर मीट के जरिए ही हम उनको मोबिलाइज कर सकते हैं, उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके लिए आज हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और मैं थैंक्स देना चाहूँगा GCCI प्रेसिडेंट हेमंत शाह सर को, जिनके सहयोग से हम यहाँ पे आज इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर पाए हैं। हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सबसे पहले हम वेलकम एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट करेंगे श्री ताराचंद जैन जी को, चेयरमैन MSME कमेटी GCCI अहमदाबाद को। प्लीज सर। Good evening, friends. On behalf of Gujarat Chamber of Commerce and Industries, I welcome Sri Vikas Gupta sir, Sri PN Solanki sir, Sri Rajesh P. Hijarani sir, JSK Gupta sir, NK Tripathi sir, हेमंत भाई का भी खूब खूब स्वागत है। हमने MSME के हिसाब से यह निर्णय लिया है कि जब भी कोई भी प्रोग्राम होगा तो वो लोकल लैंग्वेज या हिंदी में होगा, जिससे जो MSME एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो मैं फॉलो स्पीकर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि हो सके तो आप गुजराती और हिंदी का मैक्सिमम उपयोग करें।
यहाँ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एमएसएमई कमेटी काफ़ी सालों से है और काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज एमएसएमई उद्यमियों के लिए और उसको गवर्नमेंट के साथ में वो विशेष करके करते हैं। हाल ही में हमने एक डिले पेमेंट जो सबसे कोर एमएसएमई का प्रॉब्लम है उसके ऊपर एक अच्छा प्रोग्राम किया गया। उसके बाद में बहुत सारे उद्यमी ऐसे हैं कि जिनको एमएसएमई के क्या क्या इंसेंटिव क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से उनको प्रमोट करने के लिए क्या एक्टिविटी, उसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी हमने किया है। और उसी के तहत जो आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है उसमें जो भी सर ने बताया अभी कि जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कैसे इंडियनाइजेशन किया जाए, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल 4 दिन पहले ही हमने एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी के तहत दिल्ली विजिट करके 2-3 प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया था और यहाँ की जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज है उनको भी साथ में ले गए थे। वो लोग कैसे, वेलकम सर। इस तरह से एमएसएमईज को एक गवर्नमेंट के साथ में और क्या इंसेंटिव, उसके लिए एक ब्रिज गैपिंग का काम एमएसएमई कमेटी ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की यहाँ कर रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। विशेषकर आज का जो प्रोग्राम है वो इसलिए है कि जो भी गवर्नमेंट पीएसयूज है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की एक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी है जिसके तहत एमएसएमईज को कैसे प्रेफरेंस दिया जाए। ऐसी की ऐसी स्टेट गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज हैं, तो उन सबकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, एमएसएमई कमेटी की तरफ से मैं आप सबका खूब खूब अभिवादन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। I request Sri Hemant Shah sir, GCCI President, to welcome Sri S.S. Bose sir, Executive Director of IOCL Mumbai. I request Tarachand Jain sir, MSME Committee Chairman, to welcome and present memento to Sri J.S. Gupta sir, Deputy General Manager of Sri Rajesh P. Harjanis sir, General Manager of IOCL Mumbai. Thank you, sir. Now request to Sri Hemant Shah sir, President GCCI Ahmedabad, to address about today program. Please, sir. Namaskar, good evening. On behalf of Gujarat Chamber of Commerce and Industries, it is a great pleasure for me to welcome Shri Vikas Gupta and Shri P.N. Solanki. Sir, thank you very much for felicitating us for this program. I welcome Shri S.S. Bose, Director IOCL, and Shri Rajesh Harjan Singh, General Manager IOCL. I also welcome Shri N.K. Tripathi, Western Railway. Friends, first of all, I am very happy to see a lot of women entrepreneurs in this audience. MSME કમિટીના ચેરમેન અમારા તારાચંદભાઈ જ્યારે જવાબદારી સંભાળી ત્યારે એમને એક વચન આપ્યું હતું કે હું મારી લીડરશિપમાં આપણા ગુજરાતના એમએસએમઈનું ટર્નઓવર 1000 કરોડથી વધારીશ અને જે રીતે કામ કરી રહ્યા છે એવરી વીક કંઈ ને કંઈ પ્રોગ્રામ્સ કરી રહ્યા છે
અને બહુ જ સરસ એક્ટિવિટી ચાલી રહી છે. સો આઈ રિક્વેસ્ટ ઓલ મેમ્બર્સ ટુ જોઈન ધી એક્ટિવિટીઝ. એક આપણે ડિફેન્સની અંદર પણ એમએસએમઈનો ઘણો સ્કોપ છે. આપણે ચેમ્બરની અંદર ડિફેન્સ કમિટી બનાવી છે અને ડિફેન્સ કમિટી દ્વારા પણ આપણે એમએસએમઈને કનેક્ટ કરીએ છીએ ડિફેન્સના પીએસયુ સાથે. જેમ તારાચંદભાઈ કહ્યું એ હમણાં દિલ્હી જઈ આવ્યા, એક આજે જ એક 9 જણાનું ડેલિગેશન પૂના ગયું છે આર્મામેન્ટ ફેક્ટરીમાં. એવી રીતે ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ માટે આપણે કામ કરી રહ્યા છે. અને અત્યારે ગવર્મેન્ટનો પણ આપણને ખૂબ સપોર્ટ છે. ગવર્મેન્ટ એવું ઈચ્છે છે કે ભાઈ એમએસએમઈઝને પ્રેફરન્સ મળે, એટલે ઇટ ઇઝ અ ગોલ્ડન ઓપોર્ચ્યુનિટી ફોર એમએસએમઈઝ ટુ કમ અપ એન્ડ ડેવલપ ધેર બિઝનેસ. આજનો જે કાર્યક્રમ છે એ ગવર્મેન્ટની જે પોલિસી છે એમાં 25% એમએસએમઈ પાસેથી ખરીદવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે અને એ પોલિસી નીચે 358 આઇટમ્સ આઈડેન્ટિફાઈ થઈ છે અને એ કમ્પલસરી એમએસઈ પાસે લેવાનું છે. એમ આપણે ગુજરાત એમએસએમઈ ડિપાર્ટમેન્ટ આપણને ખૂબ મદદ કરી રહ્યું છે. એ લોકો આપણે આ રીતે જુદા જુદા ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે વેન્ડર મીટ કરી રહ્યા છે. આજનો જે પ્રોગ્રામ છે એમાં ફર્સ્ટ 2 જણા આઈઓસીએલ અને રેલવે વાળાની સાથે આપણે વેન્ડર ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ સમજીએ છીએ. આ પ્રોગ્રામ દ્વારા તમને એ લોકોની પરચેસ પ્રોસેસ સમજવા મળશે, એ લોકોની શું શું રિક્વાયરમેન્ટ છે અને જો જરૂર લાગે તો આપણે અત્યારે એમએસએમઈ હેલ્પ ડેસ્ક પણ છે, એટલે તમે એમનો પણ યુઝ કરી શકશો. અને અમારી ઈચ્છા એમ છે કે આપનો બિઝનેસ બને એટલો જલ્દી વધી શકે. અને તો કોઈ પણ અગવડ હોય તો ચેમ્બર ઇઝ ધેર વિથ યુ. વન્સ અગેન આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ટેક યુ ટાઈમ. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ વેલકમ. Thank you, sir. Now request Shri Vikas Gupta, sir, IDS, Joint Director and Head of Office, Ahmedabad, for keynote address. Please, sir. गुड इवनिंग. आज के इस वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम में मैं पहले स्वागत करूंगा. सबसे पहले श्री एसएस बोस साहब, एजुकेटिव डायरेक्टर IOCL, श्री हिमंत भाई का GCCI के प्रेसिडेंट, हम सबके चहेते और वेल नोन फेस, श्री NK त्रिपाठी साहब, सीनियर DMM, वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद, श्री राजेश जी, जनरल मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट्स IOCL मुंबई, और मिस्टर JS के गुप्ता, डिप्टी जनरल मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट्स IOCL मुंबई, और ताराचंद जी, चेयरमैन MSME कमेटी, और तेजस भाई, को चेयरमैन MSME कमेटी, मेरे साथी सोलंकी साहब और मिस्टर उमेश, और आप सभी पार्टिसिपेंट्स. आज का ये कार्यक्रम जो आपको प्रोग्राम नजर आ रहा है से हमने वेंडर डेवलपमेंट नाम दिया है, जो IOCL और वेस्टर्न रेलवे के साथ में प्राइमरीली किया जा रहा है, GCCI और MSME DI के साथ मिलकर के. प्राइमरीली ये जो कार्यक्रम है, ये प्रोग्राम है, इससे हम वेंडर वेंडी मीट भी कह सकते हैं. जो एग्जिस्टिंग वेंडर हैं उनके हिसाब से भी कुछ उनका अपडेट हो जाता है, उन्हें सिस्टम समझ में आ जाते हैं. लेकिन जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का वो है कि नए जो वेंडर हैं वो डेवलप किए जा सकें IOCL के लिए या वेस्टर्न रेलवे के लिए. और जो स्पीकर्स आज इस प्रोग्राम में बोलेंगे इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, उनकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए उनकी जो एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट्स हैं, इनकी जो गुड्स और सर्विसेज की, वो अंडरस्टैंड हो सके. इनका परचेज प्रोसीजर क्या है वो अंडरस्टैंड हो सके. इनका वेंडर रेटिंग सिस्टम क्या है, इनका वेंडर रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया क्या है, इनकी एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट क्वांटम कितना है और किन लॉट्स में कितने फेजेज में लेते हैं, इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें. ये प्राइमरी एक इंटरेक्शन है जो आपको जानकारी मिल रही है, फिर आप एक इंटरेक्ट भी कर सकते हैं. और साथ ही साथ MSME एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं, मेरे कलीग मिस्टर PN सोलंकी इस पे स्पेल आउट करने वाले हैं. पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी क्या है, या डिलेड पेमेंट क्या है, या क्या प्रोविजंस, क्या जो एक लीगल फ्रेमवर्क में क्या प्रोटेक्शन MSMEs को दिया गया है, उस सब के बारे में भी डिस्कशन आज के इस कार्यक्रम में होने वाला है. तो मेरा ये मानना है इस तरह का जो प्रोग्राम है वो एग्जिस्टिंग वेंडर्स को अपनी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटीज होती हैं उससे अपनी नई प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना, या उन्हीं प्रोडक्शन कैपेसिटीज से नए प्रोडक्ट लाइन को ऐड करना बड़ा संभव हुआ है. ये बड़ा सक्सेसफुल इस तरह का ये एक हमारा मॉड्यूल है और आज इसी मॉड्यूल के साथ हम सब यहाँ एकत्रित हैं. और मेरा मानना है कि कार्यक्रम बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है हम सभी के लिए, MSMEs के लिए खास करके. MSME की जहाँ तक बात करें तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है MSMEs का इंडियन इकोनॉमी में. 6.5 करोड़ MSMEs हैं हमारे देश में इस समय,
11 करोड़ से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर रही हैं। गुजरात में एमएसएमई का एक रजिस्ट्रेशन जो होता है, जो भारत सरकार की तरफ से, उसको बोलते हैं यूआरसी, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। 6 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं, जो कि कंपलसरी नहीं है, केवल गवर्नमेंट का बेनिफिट लेना है या आप समझते हैं तो ले सकते हैं। तो 6 लाख हैं। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये सब मिला लें तो देखिए 8 to 10 टाइम्स करीब इंडस्ट्रीज हो जाती हैं जो गुजरात में इंडस्ट्री फंक्शनल है। इस सबकी एक आपको एक सीन और सिनारियो में देना चाह रहा हूँ। एमएसएमई बहुत ऐसा सेक्टर है जो ग्रोथ देता है और सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट का एक सेगमेंट है। 30% जीडीपी में योगदान हम दे रहे हैं इस सेक्टर से, 50% एक्सपोर्ट में सपोर्ट दे रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा प्राउड फील होना चाहिए हमें कि हम एक देश की इंजन की जो ग्रोथ इंजन है उसको सपोर्ट देने में, रन करने में बहुत काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें तो हैं ही। टोटल जो प्रोडक्शन है उसके अंदर भी 45% हम कंट्रीब्यूट करते हैं एमएसएमई सेगमेंट से। तो जितनी भी अदर मिनिस्ट्रीज की, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम हैं, जिनके बारे में थोड़ी बहुत आज चर्चा होगी और कुछ चीजों का थोड़ा रेफरेंस देंगे, आगे भी हम बात कर सकते हैं। बड़ा अपॉर्चुनिटीज नए कैप्चर करने के लिए या कोई नए एमएसएमईज के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम काम कर सकते हैं। एमएसएमईज की जो पॉलिसी, जो प्रोग्राम है, इस पे तो हम बात कर ही रहे हैं। ये जो आज का प्रोग्राम है उसके साथ साथ मेरा एक गुजारिश रहेगी कि एमएसएमई की डेफिनेशन क्या है, हम एमएसएमई के परव्यू में आते हैं क्या, उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी क्या है, डिलेड पेमेंट एक्ट क्या है, इन और एक ट्रेड एक प्लेटफॉर्म है, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, ये सब क्या है, इनको समझना हमें बहुत जरूरी है। आप कुछ प्रोग्राम के माध्यम से, अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के, हमारी मिनिस्ट्री की वेबसाइट या हमारे डिपार्टमेंट की या एमएसएमई डीआई की वेबसाइट पे जाकर के भी इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अन्यथा साइंस सिटी में एमएसएमई टावर में ऑफिस है हमारा, आप आकर के या फोन पे या ईमेल से भी इन सब नॉलेज को अपना एनहेंस कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं इस तरह की चीजों का। गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम है, जिसमें क्रेडिट सपोर्ट और फाइनेंशियल असिस्टेंस सिस्टम भी है। बहुत सारी स्कीम्स हैं, मैं सिर्फ रेफरेंस ही दे रहा हूँ नाम के, जैसे सीजीटी एमएसएमई, एक कोलेट्रल फ्री जो सपोर्ट मिलता है फाइनेंस का 2 करोड़ तक का, वो स्कीम है। एक सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, एक 10,000 करोड़ का क्रिएट किया गया है, जो एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स हैं या एमएसएमई जो मैच्योरिटी लेवल पे आ रही हैं उनके लिए है। इक्विटी इन्फ्यूजन के माध्यम से ऐसी डिस्ट्रेस असेस फंड है, जो 6 यूनिट्स है उनके लिए सपोर्ट की स्कीम्स है। एंड बहुत सारी ऑनगोइंग स्कीम्स हैं जिनके बारे में थोड़ा आपको समझने की जरूरत है, मैं सिंपली रेफरेंस दे रहा हूँ। जैसे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रोक्यूरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट सिस्टम, जिसमें हम एग्जीबिशन में भाग लेने के लिए सपोर्ट देते हैं। जेड एक सर्टिफिकेशन है, उसके बारे में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारे बहुत सारे सपोर्ट हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग और अडॉप्ट करने के लिए बहुत सारे सपोर्ट हैं। तो इन सब का एडवांटेज लेकर के हम बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं। साथ ही एक एमएसएमई चैंपियंस एक पोर्टल हमारा क्रिएट किया हुआ है। एक तरह से एमएसएमईज के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहां आप ग्रीवेंस भी रिड्रेसल के लिए डाल सकते हैं, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके आइडियाज को शेयर कर सकते हो। जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड स्कीम्स हैं एमएसएमई से, वो वहां पे आपको मिल जाती हैं। तो मेरा मानना है कि इट्स ए वन स्टॉप सॉल्यूशन, आपको जरूर उस पर जाकर के भी उसका जो फैसिलिटीज है उसका एडवांटेज लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें आज इस कार्यक्रम में हो रही हैं और इन सब का फायदा उठाते हुए हम एडवांटेज लें। और ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है। आप सोचें कि हम एक बार में कुछ ले लेंगे, नहीं होता। ऐसे प्रोग्राम से एक इंटरेक्शन की बिगनिंग करते हैं। हम तो अभी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे आईएससीएल को भी और इंडियन रेलवेज को भी कि ये प्रोग्राम के बाद फॉलोअप में वो अलाउ करें हमारे एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स को कि वो आए उनके यहाँ और उनके स्टोर्स को और उनके यहाँ जो प्रोक्यूरमेंट सिस्टम है उसको फिजिकली आकर के देख सकें। क्या होता है, देखने से वो चीज हम थोड़ा इजीली अंडरस्टैंड करते हैं कि हम उसको इजीली बना सकते हैं क्या, रिवर्स इंजीनियरिंग करके डेवलप कर सकते हैं क्या। तो ये अपॉर्चुनिटी की मेरी इस मंच के माध्यम से गुजारिश रहेगी और इसी आशा और उम्मीद के साथ ही आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा और बहुत यूजफुल रहेगा। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज के प्रोग्राम के हमारे चीफ गेस्ट श्री एस बोस सर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईओसीएल वेस्टर्न रेलवे मुंबई को एड्रेस बाय चीफ गेस्ट। प्लीज सर। थैंक यू।
Yeah, no, Sri Tarachand Jain, Chairman MSME Committee, GCCI Ahmedabad. Sri Hemant Shah, President GCCI Ahmedabad. Sri Vikash Gupta ji, IEDS, Joint Director and HO MSME DI Ahmedabad. Sri N.K. Tripathi from Indian Railways. Mr. P.N. Solanki, Deputy Director MSME Ahmedabad. And my colleagues on the dais, all the participants here who are joining us in this program, MSME Development Program today. Very good afternoon. It really gives me great pleasure to be here with you, associated with this program of MSME vendor development, which is being organized today by Indian Oil under the aegis of MSME. Can speak, but then okay. Okay, right. Okay, but then this will be a little bit, yeah. तो ये प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है, इंडियन ऑयल का जो परचेस प्रोक्योरमेंट और इसका हम लोग जो सर्विसेज लेते हैं या तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम फाइनलाइज करते हैं, सो ऑल दिस इन दिस एरियाज व्हाट रियली वी कैन डू फॉर द एमएसएमईज and what MSMEs can give us, it is a basically mutual, the cooperation with MSMEs between MSME and Indian Oil. This is a mutual interaction and हम लोग actually सारे जगह में जहाँ पे भी possible है ये ऐसा MSME development program कभी कर चुके हैं and some we are still doing. The idea is to expand the services from MSMEs and taking a cue from government. Basically, now how MSME is important, already it has been explained. MSME forms around 30% of the total economy, the GDP. हमारा GDP है अभी around $3 trillion. अभी $3 trillion में जी MSME का जो परसेंटेज है, particularly in the manufacturing. Now आप अगर देखेंगे कि GDP जो कैलकुलेट किया जाता है उसमें एक है वैल्यू बेस्ड सिस्टम. सो वहां पे क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी तो ऐसे किया जाता है. तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग का जो परसेंटेज है इट इज इन द रेंज ऑफ अराउंड 15 to 17% टोटल मैन्युफैक्चरिंग इन द टोटल जीडीपी. अभी गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, हमारे जो एस्पिरेशंस है, वी वांट टू अचीव $5 trillion by 2025, $10 trillion 2030. अभी ऐसा है कि एशिया में वी आर वन ऑफ द लार्ज इमर्जिंग इकोनॉमीज आफ्टर चाइना. चाइना बहुत दिनों से एक समय था अराउंड 80s and 90s चाइना हमारे साथ ही थे. अराउंड $500 billion उनका जीडीपी थे, हम भी वही रेंज में थे. लेकिन चाइना हमसे बहुत आगे निकल चुका है. दे आर नाउ अराउंड 12-13 trillion इकोनॉमी, ऑलमोस्ट 3 to 4 times larger than us. उसमें क्या किया है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा महत्व दिया है. इन द 90s when they started developing, then they joined WTO, जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, वर्ल्ड बॉडी, वहां पे ज्वाइन किया था 2001 में. और उसका बाद ही उनका दे डेवलप्ड क्वाइट फास्ट एंड हमसे बहुत आगे चला गया. अभी सिचुएशन ऐसा है कि गवर्नमेंट हमारे इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए चाइना जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, जो महत्व दिया था, तो उसको सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वी आर नाउ ट्राइंग टू गिव टू आवर इकोनॉमी. एमएसएमई क्या है? एमएसएमई हमारे एम्प्लॉयमेंट का, एज आई सेड, 30% ऑफ द जीडीपी एंड ऑलमोस्ट 33% ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कम्स फ्रॉम एमएसएमईज. और इन द एम्प्लॉयमेंट लेवल, जो अनऑर्गेनाइज्ड industries, they give around more than 85% of the total employment from this. तो गवर्नमेंट को सारे चीज के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, इकोनॉमी को ग्रो कराना है, तो कैसे करेंगे? अभी क्या हुआ कि लास्ट 2020 में कोविड आया, तो कोविड का टाइम पे
बहुत ज्यादा, I mean, there was a huge, massive disruption and dislocations in the people's lives and livelihoods. तो सबसे ज्यादा जो क्षति पहुंचा, that was to this sector, MSMEs and small industries, medium industries, and इन लोगों को tourism, travel, aviation industry, इन लोगों का पास सबसे, they were, almost kind of decimated, these tours and travels. MSMEs also, they got a hit, the punch in the chin kind of. तो बड़ा कॉर्पोरेट्स जो है, लार्जर कॉर्पोरेट्स, हमारे यहाँ पे इकोनॉमी का जो ग्रोथ हुआ है फ्रॉम 2020 व्हेन कोविड स्ट्रक अस, उसका बाद जो ग्रोथ हुआ था, इट वाज, पहले बोला कि ये भी शेप में ग्रोथ होगी, कि कोविड में एकदम डाउन हो गया, फिर ऐसे इकोनॉमी ग्रो करेगी। कोई बोला कि नहीं एल शेप में होगी, कोई बोला नहीं यू शेप में होगी। तो डिफरेंट शेप्स वर कमिंग एंड द इकोनॉमिस्ट एंड एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट्स, दे वर गिविंग ए different projections of the prognosis how the economy will develop in the next. But एक चीज तय था कि कोविड के चलते सारे इकोनॉमी ऑलमोस्ट, आपका पता होगा कि 21 में 2020-21 में we lost 7% of the GDP, minus the total GDP degrowth was minus 7.3%. उसका बाद फिर अभी हम धीरे धीरे उठ रहा है। सेकेंड सर्ज आया कोविड का, उसमें फिर डाउन हो गया, फिर थर्ड सर्ज आया ओमिक्रॉन का इन जनवरी, फिर धीरे धीरे। बट इंडिया का ऐसा है कि जब भी थोड़ा डाउन होता है, फिर जैसे थोड़ा सा पॉजिटिव कोई एलिमेंट होता है तो साथ ऊपर हो जाता है। तो अभी भी नाउ द इकोनॉमी इज अगेन कमिंग अप एंड कमिंग अप वेरी फास्ट। वी आर फ्रॉम ऑयल इंडस्ट्री, वी नो हमारे ऑयल का जो तेल का जो कंजम्पशन था, जो खपत था, वो बहुत नीचे चला गया था, लेकिन सेकेंड सर्ज के टाइम में भी बहुत नीचे चला गया, 30-40%। अगेन इट केम बैक ऑलमोस्ट टू द सरफेस। फिर ओमिक्रॉन हुआ, फिर चला गया नीचे। अभी गैसोलीन जो एमएस है ना, पेट्रोल जो हम गाड़ी में भरते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट 5 to 7% अबव द कोविड लेवल। डीजल जो है, गैस ऑयल जो डीजल हम वो भी है, वो ट्रक्स में भरते हैं, बस में भरता है जो डीजल, वो थोड़ा सा नीचे है। तो ऐसा है कि इट्स वेरी रेजिलियंट, द इकोनॉमी इज वेरी वेरी रेजिलियंट, वो उसको आप डाउन रख नहीं सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा परसेंटेज जो है एमएसएमई का, अभी सब ने बोल रहा है कि एमएसएमई हैज सफर्ड ह्यूज लॉसेस, तो उनको ऊपर में उठाना है, गवर्नमेंट को भी करना है, बिकॉज गवर्नमेंट हैज गिवन अ लॉट ऑफ कमिटमेंट्स एंड गवर्नमेंट हैज हियर दे हैव टू जनरेट जॉब्स। और सबसे ज्यादा जॉब्स, जैसे हमने बोला कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ जॉब्स कम्स विथ नॉट फ्रॉम द लार्ज कॉर्पोरेट्स, इट इज विद द एमएसएमईज। एक एमएसएमई, छोटा छोटा स्मॉल इंडस्ट्री, दे एम्प्लॉय 8, 10, 15, 20, 25, 100। तो उसमें क्या है कि इसे मल्टीप्लिकेशन, जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, उसमें भी बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होता है जॉब का। तो आरबीआई से लेके गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सब अभी ये कर रहा है कि एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाए। तो लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स हैव कम फॉर देम, लॉट ऑफ इंसेंटिव्स आर कमिंग देयर वे। नाउ एज आई सेड, ड्यूरिंग दिस टाइम क्या हुआ कि टोटल 2800 जो लिस्टेड कंपनीज थे, वो लिस्टेड कंपनीज का जो क्या हुआ कि उनका डेट लेवल जो था ना, वो लेवरेजिंग जो था, लेवरेजिंग हैज गॉन डाउन, इट हैज बीन डिलेवरेज्ड। उनका डेट चला गया, माने उधारी जो था वो कम हो गया। उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी, इट इज रिकॉर्ड लास्ट 10 इयर्स में, माने ऑलमोस्ट लास्ट 7-8 इयर्स में उनका सबसे ज्यादा प्रॉफिट अभी हो रहा है। इट इज ऑलमोस्ट 3.5 to 3.6% दे हैव अचीव्ड बाय सितंबर 2021। बट दिस इज ओनली लिमिटेड टू द लिस्टेड कंपनीज। एग्रीगेट प्रॉफिटेबिलिटी has come down from 8.9% to 8.4%। अगर तो ये लोग बोल रहा है कि कॉर्पोरेट बहुत जबरदस्त ग्रोथ हो रहा है, कॉर्पोरेट बहुत जोरे भाग रहा है। अगर जबरदस्त ग्रोथ हो रहा है, जोरे भाग रहा है, तो एग्रीगेट जो है, सब मिला के जो है, ऑल कॉर्पोरेट्स, उनको वो कैसे डाउन जा रहा है? भाई दैट इज गोइंग डाउन, दैट नंबर इज गोइंग डाउन। सो दैट इज माने पीपल आर परप्लेक्स्ड। तो उसका कारण यही है कि इट इज बिकॉज ऑफ द स्मॉलर इंडस्ट्रीज, अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज, दे आर गोइंग डाउन। They have gone down, they have taken a very strong hit in their chins because of this COVID. So general corporates, larger corporates, they have got their growth, their leverage level has come down, so cash flows are improved। तो ये कैश फ्लो अगर है तो साथ साथ उनको इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन्वेस्टमेंट करके फिर इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, लेकिन वो हो नहीं रहा है। That investment is not coming. Why? Because the demand is not there. Why demand is not there? Because people in the bottom pyramid are suffered.
So they do not have the, I have my balance sheet has increased, your balance sheet might have increased because you were getting the same kind of recompense or same kind of emoluments, आपका जो salaries थे वही थे, but during the COVID last 2 years, your expenditure level has come down. You are not going to a theater, you are not going to a cinema, you are not going to discretionary items. एक luxury watch आपको खरीदना नहीं है, आपने गया नहीं है, market में आप गया नहीं है, mall में आप गए नहीं है. So your balance sheet has increased, but this thing, and that is for the 10-15% of the pyramid. The bottom pyramid has suffered. That's why the demand is not there. So that's why people were wondering if the corporate level, so much leveraging has gone down, so much profitability has come, so why it is not happening? So it is not happening because we have suffered. So that is the reason now government is taking a lot of steps to improve the MSMEs to a level where the productivity comes again. तो productivity तभी आएगी कि आपका funding का problem है, आपका engagement जो है, आपका employment करना है तो उसका problem है. तो उसके लिए जैसे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स लाया है, like last year they had declared 2020 में ECLGS, that emergency credit guarantee. So almost पहले 3 लाख किया था, बाद में 4.5 लाख करोड़ किया, इस बजट में फिर 50,000 करोड़ अभी ज्यादा बढ़ा दिया उसको. ऐसा सर्विसेज में सेम किया, ये मैन्युफैक्चरिंग में किया था. Of course, there are certain eligibility criteria in that. I'm not going into that. I'm not drilling down into the exactly क्या-क्या criteria होना चाहिए. But overall, on a larger level, MSMEs, they are trying to give relief to the MSMEs because government को पता है कि MSME को अगर हम नहीं बढ़ाएंगे, they are the bulk of the, the backbone of the total industry. एक खाली 2,800 और 3,000 जो large corporates है, उनको लेके हमको चलेगा नहीं. MSME को हमको improve कराना है. If we have to have a leading position in this geography, in Asia, and of course in the world, because we are, as I said, that we are targeting $5 trillion economy, $10 trillion economy by 2030. If we are going to in that path, so we have to improve our situation, we have to improve manufacturing, and a lot of things are happening, like PLI. PLI, they have been the same way. When the government इसको बढ़ाना चाहता है, तो PLI schemes आया है, उसमें 1.95 trillion last budget में उन्होंने किया था. इस बार उसमें और टोटल 13 सेक्टर में ना 1.95 ट्रिलियन, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर दे कमिटेड अराउंड 45,000 करोड़ रुपीस, फिर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी. सो डिफरेंट सेक्टर में उन्होंने इसको मोटिवेशन बढ़ाने के लिए उसको ये जो PLI स्कीम्स जो आया है इन डिफरेंट सेक्टर्स, नाउ दे हैव आल्सो एडेड अनदर 5. पहले 13 सेक्टर था, अभी 5 सेक्टर्स ऐड किया. ये जो 13 टोटल 18 सेक्टर्स है ना, इसमें मोस्टली जैसे एंसिलरी इंडस्ट्रीज और ऑटोमोटिव, तो इसमें बहुत सारा MSMEs का बहुत सारा इसमें शेयर है. लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन कैन टेक प्लेस फ्रॉम दी MSMEs. तो PLI लेके चलिए, ELCGS लेके चलिए, बहुत सारा मोटिवेशन अभी आया है फ्रॉम द गवर्नमेंट. दे आर गिविंग लॉट ऑफ इंसेंटिव्स टुवर्ड्स दैट. आई थिंक वी हैव टू, नाउ दिस इज द अपॉर्चुन टाइम, क्योंकि और क्या हो रहा है कि ऑन ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ऑन ए लार्जर स्केल, China is vacating a lot of places, lot of spaces, like in APIs, in medicine space, देखिए API होता है, active pharma ingredient. वो China is a leading producers there. China is a leading producers in many, right from toys से लेके high end product उसमें से, लेकिन लोअर एंड का जो है वो धीरे धीरे छोड़ रहा है. उनका कुछ जियोपॉलिटिकल कुछ इश्यूज है, उसके लिए वो वेकेट कर रहा है. वो वेकेट जो कर रहा है, वो इंडस्ट्री यहाँ पे आने वाला है, इंडिया में आने वाला है. मैंने गवर्नमेंट का भी ये थिंकिंग है, ये जो इंडस्ट्री अभी दोज हु विल बी वेकेटिंग फ्रॉम चाइना, a large part of that can go to Malaysia, that can go to Indonesia, but then we are also giving a lot of opportunities to them so that they can come here. So there lies the opportunity for you to, have a lion's share, larger cake of that pie, which is coming to us. So this is the right time actually, and Indian Oil as a corporate citizen, is a very responsible corporate citizen. But we are trying to, naturally, whatever government says, we try to follow that. And in spirit and on ground also we try to follow that. तो हमारे भी यहाँ पे हम लोग बहुत सारा हमारे तरफ से in all the divisions we have got around 5 divisions. तो सारे डिपार्टमेंट में, सारे डिविजन्स में हम ट्राई कर रहे हैं कि MSMEs को और ज्यादा, लाइक 2020-21 में टोटल I think 25,000 crores was the total procurement. Not only procurement, there are now contracts are also coming. Apart from the procurement, पहले procurement था, अभी जैसे haulage contracts,
the other type of contract, the services contracts that are also coming into the fold. So there also we are trying to give it as much as possible to MSMEs. So 2021 में total 25,000 crores से 20 out of 25,000 crores हमने 7,100 to 100 crores हमने procure किया MSMEs में. I think this is going to increase further and further, and that is the very purpose of today's meeting, and why we came here basically is to develop. And this is not only here, in other places also we are trying to develop in consultation with the industry bodies. We are trying to develop MSMEs, the enterprises, I mean the small people. But one thing is important, that we have to take a lot of with this when the opportunities are being given by government आपको opportunity दे रहा है. कॉर्पोरेट्स ऑल्सो, एक खाली इंडियन ऑयल का बात नहीं है, मेरे ख्याल से सारे जो कॉर्पोरेट्स है ये अपॉर्चुनिटीज देने के लिए तैयार है. लेकिन जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, दैट हैज टू बी एंश्योर्ड. माने इट शुड नॉट बी लाइक आई गो फॉर ए टेंडर इन जेम, बिकॉज दिस इज ए क्वेश्चन व्हिच इज बीइंग रेज्ड इन वेरियस फोरम, एंड आई पर्सनली हैव सीन इन लॉट ऑफ प्रोक्योरमेंट्स दिस इज एन इशू. जो भी सर्विसेज हम लेते हैं, प्रोडक्ट्स जो लेते हैं, उसमें क्वालिटी शुड बी वर्ल्ड क्लास. क्योंकि देखिए चाइना का जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट आप छोड़ दीजिए, जो बोलता है ना कि चाइना का पेन वो 2 महीना रहता है, ऐसा नहीं है. दे हैव गॉट वेरी हाई एंड इक्विपमेंट्स, वेरी हाई एंड. तो हमारे भी जो प्रोडक्शन होगा, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसका भी क्वालिटी ऐसा होना चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. इट शुड बी एक्सपोर्टेबल. यू शुड गो अप फॉर एक्सपोर्ट्स. एक्चुअली क्या है कि जैसे हमने चालू किया था कि हमारे जो जीडीपी है, जीडीपी का जो कैलकुलेशन होता है, देयर आर 2 मेथड्स, देयर आर 3 मेथड्स बेसिकली. वन मेथड इज value added system where manufacturing, agriculture and all that. Then there is another method, is expenditure method. Expenditure method में क्या है कि क्यों गवर्नमेंट ऐसा कर रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है एक्सपेंडिचर में देयर आर 4 कंपोनेंट्स. एक कंपोनेंट है आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक है प्राइवेट स्पेंडिंग. प्राइवेट स्पेंडिंग मैक्सिमम है 55 to 56% प्राइवेट स्पेंडिंग है. गवर्नमेंट स्पेंडिंग 11-12% है. देन देयर इज ए जीएफसीएफ, दैट इज ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन. वो है इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है सिस्टम में. वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए आप लोगों का प्लस अदर कॉर्पोरेट्स का हेल्प चाहिए. वो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कैपेक्स जो होगा उसी में से होगा, वो इन्वेस्टमेंट से होगा. एंड नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट जो है आपका प्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि सो दैट, क्योंकि एक्सपोर्ट में भी हमारा अराउंड $400 बिलियन का एक्सपोर्ट है. Around $500 billion is more than $500 billion is our merchandise imports. And this time, I think government for the first time, they are trying to achieve $400 billion of exports. Exports is the only way we can take our economy much higher. So export करने के लिए आपका अगर प्रोडक्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है, तो उसमें आप यू कैन सर्व डोमेस्टिक, माने आप हमको भी दे सकता है, आप इंग्लैंड में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यूएस में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि the basic motivation and fillip by the government for giving this to this MSMEs is product innovation. प्रोडक्ट मैंने आपका ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन चाहिए आप लोगों से, छोटा इनोवेशन, बड़ा इनोवेशन जो भी है. आई मीन बिकॉज यू हैव सीन लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आर कमिंग. लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे एक साल में देयर आर 42 that those are called unicorns, जिसका $1 billion से जिसका इन्वेस्टमेंट होता है, तो that they are called unicorns. तो ऐसा है कि स्टार्टअप्स आर कमिंग अप थिक एंड फास्ट. जो पहले चाइना में हुआ था, जो सिलिकॉन वैली में हुआ था, वो हमारे यहाँ पे भी हो रहा है. वो फटाफट स्टार्टअप्स आ रहा है एंड दे आर ड्रॉइंग एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ मनी. दे आर ड्रॉइंग मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इन द यूएसए, इन्वेस्टमेंट्स इन द वेस्ट. क्यों? उनका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का जो क्वालिटी है, दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. नोबडी विल इन्वेस्ट इन यू $300 million or $400 or $500 million unless they see that the product is world class and world quality and it can be traded. Trade and commerce can be done with this. तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उसमें भी ध्यान रखिए. आपका जो गवर्नमेंट एंड अदर कॉर्पोरेट जो इंसेंटिव आपको दे रहे हैं, उसमें से आपको जो प्रोडक्ट के बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा. वट एवर प्रोडक्ट यू आर प्रोड्यूसिंग, वट एवर मैन्युफैक्चरिंग यू आर डूइंग, whatever services you are offering, so they should be world class. I think this is what I wanted to share with you. Okay, and I think the others have already told you about the very purpose of this program, and I think the interaction will be very intense here, and we'll have a lot of key takeaways from here, from this meeting, and I wish all the success for this meeting. Thank you.
थैंक यू सर। अब मैं इनॉग्रल सेशन को यहाँ पे समाप्त करूंगा और हम टेक्निकल सेशन की ओर जाएंगे। टेक्निकल सेशन में सबसे पहले हम इनवाइट करना चाहूंगा श्री पीएन सोलंकी सर, डिप्टी डायरेक्टर एमएसएमई डी अहमदाबाद को, टू ब्रीफ अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑन पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2012। प्लीज सर। Omesh, thank you very much for inviting me and giving me this opportunity. मंचस्थ महानुभाव श्री एस बोस साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईओसीएल वेस्टर्न रेलवे वेस्टर्न रीजन मुंबई, जीसीसीआई प्रेसिडेंट किसी कारणवश यहाँ से प्रस्थान कर गए श्री हेमंत भाई शाह, एमएसएमई कमेटी के चेयरमैन ताराचंद जैन जी, वेस्टर्न रेलवे के सीनियर डीएमएम त्रिपाठी साहब, श्री विकास गुप्ता साहब, जॉइंट डायरेक्टर एमएसएमई डी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री राजेश जी जनरल मैनेजर आईओसीएल, श्री गुप्ता जी डेप्यूटी जनरल मैनेजर आईओसीएल, माय कलीग्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। बोस साहब ने कुछ इकोनॉमी की जो हमें परिभाषा या जो पिक्चर दिया है, इसमें दो तीन इश्यूज उन्होंने रेज किए। बिफोर आई गोइंग टू दैट इश्यूज, मैं एक चीज के लिए जो उन्होंने एक इंफॉर्मेशन शेयर की उसके लिए मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि सब लोग उनके साथ जुड़े। वो साहब ने बातों बातों में ये कह दिया कि आईओसीएल ने 28% प्रोक्योरमेंट पिछले साल में एमएससी से किया है, whereas the policy is mandating 25%, and we must congratulate you, sir. आज का जो कार्यक्रम है कि एमएसएमईज को बढ़ावा देने की जो बोस साहब ने बात की है या जो प्रोडक्ट का क्वालिटी के बारे में बात की, सब में थोड़ा सा 2 मिनट आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एमएसएमई सेक्टर ये है जो पेपर पिन से लेके, आई एम रिपीटिंग, एमएसएमई सेक्टर ये है जो पेपर पिन से लेके एरोस्पेस के इक्विपमेंट बनाते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि इवन जो स्पेस इंडस्ट्री है, सैटेलाइट है, यहाँ ज्यादातर काम सैटेलाइट के अहमदाबाद में हो रहा है, जो हम लोग सैटेलाइट में भी इंडिया इज इमर्जिंग है, वन ऑफ द लीडर इन द वर्ल्ड। 90% काम यहाँ हो रहा है और उसमें 300 एमएससीज ऐसे हैं जो रेगुलरली सप्लाई करते हैं एज अ वेरी हाई एंड प्रोडक्ट, जिसमें इवन 0.001% का भी अगर डेविएशन होता है किसी टॉलरेंस में तो करोड़ों किलोमीटर का डिफरेंस हो जाता है स्पेस में। तो क्वालिटी के बारे में आप सबके बिहाफ पे मैं साहब को एश्योरेंस देता हूं कि क्वालिटी के बारे में शायद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी एमएसएमई सेक्टर की। am I right, सर? अब दोस्तों आप जैसे जानते हैं कि साहब ने कहा 25,000 करोड़ का जो है आईओसीएल का परचेज है। इस बात को मैं आगे बढ़ाते कहना चाहूंगा कि भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज, एक किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस का सबसे बड़ा कस्टमर है। लार्जेस्ट सिंगल कस्टमर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंगल लार्जेस्ट कस्टमर ऑफ एनी प्रोडक्ट, एनी सर्विसेज, राइट। और उसमें एमएसएमईज को मैक्सिमम बेनिफिट मिले, उसके लिए जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2012 जो है वो गैजेट नोटिफाई की गई थी। उस पॉलिसी के ऊपर जाने से पहले मैं कुछ चीजें जो आज के आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो है व्हाट इज एमएसएमई। आप सब एमएसएमई हो, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी वो एमएसएमई को कैसे डिफाइन करती है उसके बारे में बात करेंगे। वेस्टर्न रेलवे और आईओसीएल और बाकी पीएसयूज में एमएससीज को बेनिफिट मिलता है। उस बेनिफिट लेने के लिए आपके पास एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए जिसे हम उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर देन हम आएंगे पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के ऊपर, और पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन जिस पोर्टल से होता है, समाधान पोर्टल, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं व्हाट इज कॉल्ड एमएसएमई। जैन साहब आप मुझसे एग्री करेंगे, जब पहले डेफिनेशन, बहुत साल पहले डेफिनेशन हुआ करती थी एमएसएमई की, लघु उद्योग की, वो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी ऊपर थी। अभी जो है नोटिस, जो प्रेजेंट पॉलिसी वो है कि आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी में, इक्विपमेंट्स में कितना है और साथ साथ में आपका टर्नओवर कितना है, दैट डिसाइड्स योर, आपका आप माइक्रो हो, स्मॉल या मीडियम हो। और जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है वो लागू होती है माइक्रो और स्मॉल के ऊपर। तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये पॉलिसी है क्या। अब आपको बेनिफिट लेना है तो आपको एक उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। इट्स लाइक एन आई कार्ड। आप माइक्रो हो
यहाँ पर स्थित हो, ये प्रोडक्ट बनाते हो या ये सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, और ये सर्टिफिकेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आपको वेबसाइट पे जाना है, हमारी वेबसाइट पे udyamregistration.gov.in पे जाना है। ये 1 जुलाई 2020 से लागू हो गया है। उससे पहले यूएएम था, उद्योग आधार मेमोरेंडम था। बिकॉज ऑफ कोविड जो है उसकी लाइन जो डेडलाइन थी वो एक्सटेंड की गई 31 मार्च 2021 तक, लेकिन उसके बाद 1 अप्रैल से ये 100% जो है मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आपको किसी पॉलिसी का, गवर्नमेंट की स्कीम का, वेदर स्टेट और सेंट्रल, आपको बेनिफिट लेना है तो आपके पास से ये नंबर अचूक इनवेरेबली मांगा जाएगा। कोई फी नहीं है, वेरी सिंपल है, ऑनलाइन आपको करना है। बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक आपके पास क्या चाहिए? आधार कार्ड चाहिए एंटरप्रेन्योर का, अगर पार्टनरशिप में है तो किसी एक जो भी पार्टनर है उसका आधार कार्ड चाहिए। पान नंबर, इंडिविजुअल प्रोप्राइटर है या इंडिविजुअल है तो उसका, या कंपनी का पान नंबर चाहिए। जीएसटी और आईटीआर जो लागू पड़ता है वो आपको चाहिए। आप ये सारी डिटेल लेके बैठेंगे, पोर्टल पे जाएंगे, हार्डली विदिन 5 मिनट्स आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका एक यूनिक नंबर जनरेट हो जाएगा। आपकी जो डिटेल है जीएसटी की और आईटीआर की जो डिटेल है वो उनके पोर्टल से ऑटो प्रोपेल वेरीफाई हो जाएगी और आपको जो है ऑनलाइन सर्टिफिकेट जनरेट होगा। कुछ अगर इसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं पर भी आपको डिफिकल्टी आ रही है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप हमें ईमेल कीजिए या हमारे अहमदाबाद कार्यालय में आइए, हम आपको हैंड होल्ड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सर्विसेज देंगे आपको। दो 2012 में एमएससी को गवर्नमेंट परचेसेस में मैक्सिमम बेनिफिट देने के लिए पॉलिसी लागू की गई थी। 2015 से 1 अप्रैल 2015 से इसको मैंडेटरी कर दिया गया था। 3 साल में जो सेंट्रल पीएसयू से उनको कहा गया था मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट को कि आप जो है 20% तक आ जाइए, और उसके बाद आपके लिए उनके लिए मैंडेटरी किया गया था। और ये पॉलिसी को 2018 में मॉडिफाई किया गया, अमेंडेड किया गया, और अब उसमें यह कहा गया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, अंडरटेकिंग, पीएसयूज जो है उनको उनकी टोटल प्रोक्योरमेंट का मिनिमम 25% माइक्रो और स्मॉल से प्रोक्योर करना है, वेदर इट्स अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये मैंडेटरी है और इसका जो है मॉनिटरिंग जो है सेक्रेटरी लेवल की जो कमेटी है उसके द्वारा ये किया जाता है। उसमें जो 25% है उसमें कुछ रिजर्वेशन भी है। वुमेन एंटरप्रेन्योर के रिजर्वेशन है, 3% है वुमेन ओवन एंटरप्राइजेस के लिए है, और 4% जो है SC/ST एंटरप्राइजेस के लिए इसमें रिजर्वेशन है। और ये पॉलिसीज जो है ये जो है गुड प्रोड्यूस एंड सर्विस रेंडर्ड, जो एमएससीज प्रोडक्शन में है, प्रोडक्ट बनाते हैं या सर्विस देते हैं, उनके लिए है। दिस इज नॉट मेंट फॉर द ट्रेडर्स। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपके लिए ये पॉलिसी है और आपको इसका बेनिफिट जरूर लेना चाहिए। क्या बेनिफिट्स है? नॉर्मली गवर्नमेंट या कहीं पर भी प्रोक्योरमेंट होता है तो टेंडर से होता है, टेंडर की फी लगती है। यहां पर आपको टेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको उसके साथ जो ईएमडी भरना पड़ता है उसमें से मुक्ति मिलेगी। आपको ईएमडी नहीं भरना है अगर आप माइक्रो स्मॉल हो, उस प्रोडक्ट जिसके लिए टेंडरिंग हो रहा है, उस प्रोडक्ट वो बना रहे हो, या जिस सर्विस के लिए टेंडर हो रहा है वो सर्विस में अगर आप हो तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट जो इसमें दिया गया वो ये है कि नॉर्मली जो परचेज होता है वो L1 से होता है, जिसका लोवेस्ट प्राइस है वो अगर टेक्निकल क्राइटेरिया मीट आउट करता है और उसके बाद जिसका L1 है उसको नॉर्मली ऑर्डर मिलता है। बट यहां ऐसा नहीं है। अगर L1 नॉन एमएससीज है, कोई मीडियम स्केल है, लार्ज स्केल सेक्टर है, वो L1 है, नॉन एमएससीज है, तो यहां और आप एमएससीज हो, L1 प्लस 15% के प्राइस बैंड में आपका कोट है तो आपको मौका दिया जाएगा। आपको पूछा जाएगा कि आप L1 पे सप्लाई करने के लिए अगर तैयार हो तो आपको मिनिमम 25% ऑर्डर क्वांटिटी का, या ऑर्डर स्प्लिटेबल नहीं है, मान लो कोई एक मशीन परचेज किया जा रहा है, स्प्लिटेबल नहीं है, तो एंटर ऑर्डर क्वांटिटी ऑल्सो कैन बी गिवन। या एक चीज और आती है, बहुत बार ऐसा होता है कि मोर देन 1 एमएससी L1 प्लस 15% के प्राइस बैंड में आता है, तो उसमें भी थोड़ा सा और मैकेनिज्म है, क्लेरिफाई किया गया है कि जो L1 प्लस 15% के प्राइस बैंड में जितने एमएससी है उसमें L1 कौन है उसको पहले पूछा जाता है। अगर वो एग्री करता तो ठीक है, नहीं तो फिर सेकंड, थर्ड ऐसे किया जाता है। 358 आइटम आइडेंटिफाई की गई है जो मैंडेटरीली माइक्रो स्मॉल से ही प्रोक्योर करना है।
जब ये पॉलिसी लागू करने के हम प्रोसेस में थे, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं दोनों साइड का, पीएसयूज का भी और एमएससीज का भी। मुझे याद है पहले, सबसे पहले मैंने मीटिंग की थी गेल के साथ, गेल गुजरात ऑपरेशंस जीएम के साथ। उन्होंने कहा था कि वी आर हैंडलिंग विथ वेरी हाईली इन्फ्लेमेबल गैस। तो बोस साहब जैसे आपने कहा था वही उन्होंने कंसर्न बताया कि हाउ कैन वी रिलाई ऑन द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ एमएससीज। थोड़ा सा होमवर्क करके गए थे। हमने कहा कि आप ये जो इक्विपमेंट्स या पंप्स आप इंपोर्ट कर रहे हो, डू यू नो ये बड़ौदा में ही बनते हैं और एक्सपोर्ट होते हैं, वही चीज आप इंपोर्ट कर रहे हो। और पंप की जहां तक बात करें, आप पेट्रोलियम स्टैंडर्ड्स के पंप लेते हो या एनआईसी के लेते हो, वो स्टैंडर्ड्स के पंप बनाने वाले बहुत सारे एमएससीज है। फिर उन्होंने कुछ ट्रायल किया और आज जिनका 0% था उनका प्रोक्योरमेंट ऑलमोस्ट 60-70% प्रोक्योरमेंट जो है एमएससी से हो रहा है। सो ये जो क्वालिटी का जो इश्यूज है, आई थिंक दैट कैन बी सॉर्टेड आउट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा सर, प्लीज गिव देम द अपॉर्चुनिटी, इवन नॉट ओनली फॉर दी आपकी जो रेगुलर प्रोडक्ट है, इवन जो आप इंपोर्ट कर रहे हो। 1.5 year बैक वी डिड ए स्मॉल प्रोग्राम विद आईओएसएल रिफाइनरी, बहुत सारे इक्विपमेंट्स, कंपोनेंट्स, स्पेयर्स इंपोर्ट करते हैं। सुधीर कुमार साहब थे ईडी, उन्होंने ओपनली बोला था कि कोई भी एमएससी अगर इस इंडियनाइजेशन प्रोसेस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं सो दे आर वेलकम, और हमारी जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है वो भी हम उनको मुहैया कराएंगे, उनको सपोर्ट देंगे ताकि हम जो है इसको इंडियनाइज कर सके। सो आई रिक्वेस्ट आपको भी मैं और वेस्टर्न रेलवे से भी मैं गुजारिश करूंगा कि अगर हमारे एमएससी को ये मौका दिया गया तो आपकी इंडियनाइजेशन की जो प्रोसेस है ये हमारे एमएससी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेंगे ना सर। इसमें और एक एमएससी को और स्टार्टअप को एक बेनिफिट दिया गया है, ये प्रायर एक्सपीरियंस और टर्नओवर है टू द पॉसिबल एक्सटेंट, उसको भी एक्सक्लूड किया जाता है और उसमें किया जाता है। नाउ हु कैन टेक द बेनिफिट? जिसके पास उद्यम रेजिडेंस सर्टिफिकेट है 31 मार्च 2021 तक जिसके पास उद्यम है उनको भी ये बेनिफिट मिल सकता है। और जैसे मैंने पहले कहा, ट्रेडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सोल एजेंट्स, वर्क कॉन्ट्रैक्टर्स, ये लोग जो है इसमें ये पॉलिसी के तहत नहीं आते हैं। पॉलिसी का मॉनिटरिंग इंप्लीमेंटेशन एक सेंट्रल पोर्टल से होता है जिसको कहते हैं संबंध.msme.gv.in। इस पोर्टल पे जब जाएंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जहां पर आपको पॉलिसी रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशंस, नोटिफिकेशंस, सारे पीएसयूज का लिस्ट और वो क्या परचेस करते वो सारी प्रोसेस तो मिलेगी। लेकिन एक चीज जो मैं कहूंगा आपको, ये आज सुबह का ही स्क्रीनशॉट है पोर्टल का, आप देख रहे हो कि कुल 21-22 में 1,04,000 करोड़ से ज्यादा का परचेस हुआ है सीपीएसयूज का, उसमें 32.838% एमएससी से परचेस हुआ है, एंड वैल्यू इज मोर देन 33,000 करोड़। कितना बड़ा मार्केट इस पॉलिसी के तहत आपके लिए एमएससी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया है। जैसे मैंने कहा, सारे सीपीयूएस का लिस्ट, सारी पॉलिसीज क्या परचेस करते हैं, कैसे परचेस करते हैं, क्या उनका क्वांटम है, वैल्यू वाइज, क्वांटिटी वाइज, ये सारी चीजें आपको उसके ऊपर मिलती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए एक स्क्रीनशॉट लिया है, आप देख सकते हो। कुछ ये एक ही स्क्रीनशॉट है, बहुत लंबा लिस्ट है, लेकिन ये सारा डिटेल उसमें अवेलेबल है। आप कभी भी जाके उसके ऊपर इस इंफॉर्मेशन का आप देख सकते हो, उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। आप सीपीएस का जो वेंडर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसका स्टेटस भी आप इस पोर्टल के थ्रू चेक कर सकते हो। क्या क्या आइटम परचेस करते हैं, जैसे ये एक स्क्रीनशॉट है, कोई भी यूनिट है तो उसका अगर आप उसमें जाएंगे, उसके फाइल पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको पूरा डिटेल लिस्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने गेल का एक पेज निकालने की कोशिश की, आप देखिए उसमें क्वांटिटी है, जो है उसका वैल्यू है, आइटम का नाम है, ये सारी डिटेल उसमें उपलब्ध है। एक जो पहल की गई है दैट इज अ चैंपियंस। नॉर्मली आप गवर्नमेंट में जब या मिनिस्ट्री के साथ या गवर्नमेंट के साथ जब काम करते हो तो आपका जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं वो ग्रीवेंसेस सबमिट करने के लिए आपको ये क्या दूसरी मिनिस्ट्री में आपको जाना पड़ता है, और यहाँ जरूरी नहीं है। आप एमएसएमई हो, आपके लिए एक सेंट्रल पोर्टल हमने बनाया है चैंपियंस, जहां पर आपके ग्रीवेंस, आपके सजेशंस, आपके व्यूज आप लोड कर सकते हो
और मुझे आपके साथ शेयर करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जहां तक एमएसएमई इंडिया अहमदाबाद की बात है, मतलब गुजरात स्टेट और एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी की बात है, हमारे यहाँ कोई भी ग्रीवेंस 3 दिन से ज्यादा रहती नहीं है। 99% ग्रीवेंसेस अब विद इन 24 आवर्स सॉर्ट आउट करते हैं। आपके कोई भी ग्रीवेंस हो, किसी भी डिपार्टमेंट के साथ हो, किसी भी बैंक के साथ हो, सारे बैंक्स, सारे पीएसयूज, सारी मिनिस्ट्रीज, ऑलमोस्ट इवन बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स इसके ऊपर ऑन बोर्ड है। और ये पोर्टल का जो मॉनिटरिंग है सेक्रेटरी एमएसएमई लेवल पे होता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड द सीरियसनेस। आप कभी भी आपको जरूरत पड़े, आप इसके ऊपर अपना ग्रीवेंस और साथ साथ में आपके सजेशंस, आपके आइडियाज के ऊपर भी आप उसमें लोड कर सकते हो। ये हमारा एड्रेस है, आप कभी भी ईमेल कीजिए, फोन कीजिए, या पॉसिबल हो तो फिजिकली भी आप हमारे कार्यालय में आ सकते हैं और आपकी हम सहायता, भरपूर सहायता करेंगे। एक बात का मैं जरूर गर्व के साथ आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जहां तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, वी आर अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। हम आपके पास कोई आइडिया होगा कि मुझे ये कुछ करना है, वहां से आपके साथ हैंड होल्ड करेंगे। आपका आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने से लेके, आपको मार्केट सपोर्ट करने से लेके, आपको एक्सपोर्ट सपोर्ट करने से लेके, इवन कुछ स्कीम के तहत आपको फाइनेंस में भी आपको थोड़ा सा ईज करने के लिए हम आपको पूरी सहायता करेंगे। आप सिर्फ एक कदम आगे चलिए, हम आपके साथ दौड़ने के लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ड्यूरिंग सेशन सर ने एक चीज बोले, जो उद्योग आधार नंबर है वो 31 मार्च 2022 तक वैलिड है, लेकिन उनका कोई आप वेट मत करिए। आप जो है यूआरसी में माइग्रेट कर लीजिए और हम ऑफिशियल कोशिश करते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम यूआरसी को ही हम प्रायोरिटी दें, क्योंकि किसी भी स्कीम में बेनिफिट लेने के लिए आज अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, आज फरवरी खत्म हो रही है, हो सकता है उसका बेनिफिट आपको अप्रैल में मिले। अगर आपने यूएम सबमिट किए हैं तो हो सकता है आपको बेनिफिट नहीं भी मिलेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद वो हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे, आप बेनिफिट ले नहीं पाएंगे। इसके लिए जो भी यूएम रजिस्टर्ड हैं, अगर वो यूआरसी में माइग्रेट नहीं किए हैं तो वो आज के आज ही कर लें। अब मैं सेशन में आगे बढ़ते हुए रिक्वेस्ट करूंगा श्री राजेश हजारनी सर को, जनरल मैनेजर आईओसीएल वेस्टर्न रीजन मुंबई को, टू ब्रीफ अबाउट द रिक्वायरमेंट, परचेज प्रोसीजर, वेंडर रजिस्ट्रेशन बाय द आईओसीएल। प्लीज सर। Good evening, everybody. Respected Chairman MSME Committee Tarachand Jain साहब, श्री विकास गुप्ता जी, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री एस बोस जी, के त्रिपाठी जी फ्रॉम वेस्टर्न रेलवे, सोलंकी जी। अभी आई थिंक वी आर वेल अवेयर ऑफ द जो बताया इन्होंने इम्पोर्टेंस जो है एमएसएमईज का, हमारे आई थिंक साहब ने भी बताया, बाकी इंडस्ट्री में बताया उन लोगों ने भी क्या इम्पोर्टेंस है एमएसएमईज का, तो वो मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है कि कितना बड़ा योगदान है जीडीपी के अंदर हमारा एमएसएमईज का। जहाँ तक हमारा प्रोक्योरमेंट का सवाल है, वो भी साहब ने बताया आपको कि ऑलरेडी 28% करीब वी आर प्रोक्योरिंग। इसमें एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा इसके अंदर कि इसमें SC/ST का परसेंटेज जैसे उन्होंने बताया अभी प्रेजेंटेशन के अंदर कि 4% SC/ST का पार्टिसिपेशन हैज टू बी देयर एंड 3% बाय वुमेन एंटरप्राइजेस। अनफॉर्चुनेटली जो आज हमको फिगर मिले हैं, इट इज लेस देन 1% फॉर SC/ST, तो इनका पार्टिसिपेशन बहुत ही ज्यादा कम है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग इसको जो है वो इम्प्रूव करें। और जो वुमेन एंटरप्राइजेस है उसका तो बहुत ही कम है, 0.14% के करीब है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले पल में महिलाएं और भी आगे आएंगी और उद्यमी बनेंगी, और उनको डेफिनेटली गवर्नमेंट वांट्स टू सपोर्ट देम, तो आगे आए तो अच्छा ही है। इनफैक्ट वी आर कीपिंग दिस आल्सो दैट अगर वो SC/ST प्लस कंबाइंड वुमेन है तो 7% आल्सो विल गिव टू देम। ऐसा नहीं कि उनका परसेंटेज हम मार लेंगे, तो वी आर आल्सो ट्राइंग टू प्रमोट देम कि जितना बेनिफिट दे सके उनको दे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आता नहीं है कोई। तो ये एक चीज हो गई। मैं जस्ट जानना चाहूंगा कि आप में से कौन कौन लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं पोर्टल के ऊपर गवर्नमेंट की? नन ऑफ यू, आपने किया है सर? एक मतलब काफी कम लोग हैं, एक या दो लोग ही हैं दोज हु आर अवेयर ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट पोर्टल पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मेरे सहयोगी आपको डिटेल में बताएंगे उसके बारे में कि क्या क्या, हाउ टू पार्टिसिपेट।
लेकिन जो इसमें खास बात हम शेयर करना चाहते टेक्निकली वो ये है कि एक गुजरात के अंदर कल्चर रहता है कि यार ठीक है बद्दू चाल से हाल से, तो ये हाल से चाल से चलता नहीं है। मतलब जहाँ पोर्टल का सवाल आता है, जहाँ सिस्टम का सवाल आता है, वहाँ नक्की चाल से, है ना। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जब ये समझे इस बात को, तो जो चीजें मांगी गई हैं वह चीजें आपको प्रॉपरली आपको यू शुड पार्टिसिपेट, और देना ही आपको वो चीजें। आप बोलो कि मैं बाद में दे दूंगा, नहीं, बाद में चांस नहीं मिलता है, क्योंकि वी आर ऑल्सो फॉलोड बाय गवर्नमेंट। बहुत पॉलिसीज हमारे पास रहती हैं, हमको डायरेक्शन देते हैं विलेज डिपार्टमेंट से, टेंडर डिले होते फाइलेशन। तो अगर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट नहीं दिए, आप सोचोगे कि मेरे पास तो था, मेरे तो आप मेरे से बाद में मांग लेते, तो हमको मना किया। बिकॉज हर एक को पूछते रहेंगे, ज्यादा मांगते रहेंगे तो फिर कब तक मांगते रहेंगे। तो फिर ये आपकी ड्यूटी है कि जो चीजें मांगी गई टेंडर के अंदर, जो पोर्टल के अंदर मांगी गई हैं, आपको पार्टिसिपेट करना है। क्या अब दिन पे दिन क्या बढ़ते जा रहा है, सिस्टम भी चेंज होते जा रहे हैं। अब पोर्टल में कभी कभी क्या है, प्रेफरेंशियल बिड्स के अंदर मांगा जाता है कि आप टिक करो उसके अंदर, क्योंकि टिक करने के बाद में रिवर्स ऑक्शन रहता है मोस्टली। रिवर्स ऑक्शन में क्या होता है कि आपको बेनिफिट मिलता है, अगर आपका 11+15% है तो आपको जो है वो कंसिडर किया जाएगा रिवर्स ऑक्शन के लिए। बट सपोज करो कि आपने नहीं टिक किया उसको, पोर्टल को तो मालूम नहीं ना, आपने डॉक्यूमेंट भले ही दिया हमको, ठीक है, एक बार हम उसको बाद में प्रेफरेंस के हिसाब से ले भी लें उसको डॉक्यूमेंट, लेकिन पोर्टल को तो मालूम नहीं है, पोर्टल विल नॉट एक्सेप्ट यू। फिर आप बोलोगे साहब हमने तो जो है, हम तो 15% के अंदर है, डॉक्यूमेंट भी दिया आपको, ये भी दिया है, बट मेरे को दिया आपने, सिस्टम में तो नहीं डाला ना उसको, सिस्टम तो नहीं समझेगा इस बात को। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको टेक कर करना चाहिए सिस्टम के अंदर। जहां तक ये बात आती है डॉक्यूमेंट्स देने की भी, तो हमने सपोज मांगा कि भाई हमको एक सिंगल वर्क ऑर्डर दे दो, या डबल वर्क ऑर्डर दे दो, या 3 वर्क ऑर्डर, ये पर्टिकुलर वैल्यू का दे दो हमको आप। हालांकि देयर इज रिलैक्सेशन देते हैं हम लोग जनरल कैटेगरी के अलावा, और एमएससी में वी आर प्रोवाइडिंग सम रिलैक्सेशन। लेकिन जो वर्क ऑर्डर मांगे हैं उसकी वैल्यू आप खुद भी देख लीजिए। क्या होता है कई बार लोग होते नहीं है, 100 वर्क ऑर्डर डाल देते हैं। अब मांगा आपसे है कि भी इशू है 25 लाख का वर्क ऑर्डर चाहिए, 10 लाख का वर्क ऑर्डर चाहिए, वो 5 वर्क ऑर्डर लगा देंगे 25 लाख के। तो 5 लगाओ या 100 लगाओ, 5 लाख के 100 भी लगा दिए तो भी उसको हम नहीं गिन सकते। तो उससे क्या होता है, एक तो हमारा टाइम भी जाता है उसके अंदर स्टूडेंट्स करने के अंदर, ऊपर से क्या गलती हो चांसेस होते हैं, कई बार आपने सही भी लगा दिया डॉक्यूमेंट तो भी वो मिस हो सकता है हमसे, क्योंकि आदमी काम करता है। तो जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वही आप लोग दीजिए, और जो मांगा है उसको दीजिए जरूर डॉक्यूमेंट्स को। पीएफ नंबर मांगा है या जीएसटी मांगा है या कुछ भी मांगा है, लेट अस नॉट फॉरगेट। तो वो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये पार्टिसिपेट करोगे आप तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। दूसरा होता है कि पॉलिसीज चेंज होती हैं, पीपीएलसी पॉलिसी हो गया, पीपीएलसी का अपने अलग अलग है रूल्स हैं। तो अगर आपसे डिक्लेरेशन मांगा गया है कि बी वेदर यू आर कंप्लाइंग विद पीपीएलसी और नॉट, मोस्ट ऑफ द एमएससीज आर कंप्लाइंग। पीपीएलसी आप लोग तो लोकली करते हो सब काम, तो उसको टिक करिए बराबर। अभी क्या है कि अगर आप बोलोगे साहब आप समझ लो उस बात को कि मैं तो पीपीएलसी हुई, मैं तो हुई, तो ऐसा नहीं चलता है। तो वही जो बात है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखो कि भी अगर आप कुछ मांगा गया है, डिक्लेरेशन मांगे गए हैं आपसे, तो ये प्रॉपरली डिक्लेयर करो। इसके अलावा तो नॉर्मल डिक्लेरेशन है वो तो हॉलिडे लिस्टिंग के हो गए, या एक भी डिक्लेरेशन होता है आपका, कोई टेंडर वैल्यू ज्यादा रहती है उसमें हम आईपी एग्रीमेंट मांगते हैं। अब आईपी एग्रीमेंट छोटी चीज है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ डिक्लेयर करना है कि हाँ भाई मैं उसको फॉलो करूंगा। अब गवर्नमेंट का रूल है, अगर आपने नहीं डिक्लेरेशन सबमिट किया है, बाकी सब डॉक्यूमेंट भी दिए हैं, देन ऑल्सो आपको रिजेक्ट कर देंगे हम लोग। काउंटर कंडीशन डालने का नहीं है आपको टेंडर के अंदर। तो छोटी छोटी बातें हैं। जहाँ तक हमारा पॉलिसीज का जो प्रोसीजर्स है, जो हाउ टू अप्लाई इन टेंडर पोर्टल, साइट कैसी है, ये मेरे जो कलीग हैं मिस्टर गुप्ता जी, तो आपको डिटेल में बताएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं बुलाना चाहूंगा श्री JSK गुप्ता सर को, डिप्टी जनरल मैनेजर IOCL मुंबई को, जो टेंडर प्रोसीजर कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, किस तरह से सबमिट करना है, उसके ऊपर में ब्रीफ करेंगे। प्लीज सर। नमस्कार सभी को। ये प्रोग्राम हमने आयोजित किया है और इसका जो मुख्य आधार है कि जब हम यहाँ से जाएं तो हमें इस प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेंट आए हैं उनके तरफ से पार्टिसिपेशन अच्छा मिले। ये प्रोग्राम का जो हमारा टेंडर एक्टिविटी, मैं टेंडर सेल से ही हूँ और
हमारी जो टेंडर एक्टिविटी है, अगर आप देखें तो पिछले 10 वर्षों में या 15 वर्षों में, और जब से ई टेंडरिंग शुरू हुआ है, तो टेंडरिंग सरल हुई है। भले ही उसका कंप्यूटरीकरण हुआ है जरूर, बट ये सरल तरीका है करने का। और पहले जो गलतियां होती थी किसी भी बिडर को, वेंडर को पार्टिसिपेट करने में, आज के तारीख में वो गलतियां बहुत ही कम हो चुकी हैं, क्योंकि उसमें टेंडर साइट्स पे भी चेक्स रहते हैं, बैलेंसेस रहते हैं, यूजर फ्रेंडली अप्रोच रहता है। आजकल तो मोबाइल ऐप से भी हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, और इतना विश्वास कीजिए कि ये जो पोर्टल है हमारा जिस पे टेंडरिंग करते हैं, ये गवर्नमेंट का पोर्टल है, एनआईसी का, नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर। नाउ इनका पोर्टल बहुत स्टैंडर्ड का है, रॉबस्ट है। इसमें त्रुटि होने के चांसेस, गलतियां होने की चांसेस किसी भी बिडर से बहुत कम है। नाउ मेरा जो प्रेजेंटेशन है, मैं उसको 3 भाग में देखता हूं। पहले भाग में मेरी कोशिश है आपको एक आईओसीएल का जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा मैं बता दूं, क्योंकि जब आप आईओसीएल के स्ट्रक्चर को समझेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हम क्या काम करते हैं, और आपको इस चीज का भी ज्ञान होगा कि केवल तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अलावा भी हमारी बहुत प्रोक्योरमेंट है, बहुत सारी चीजें लेते हैं जो इंडस्ट्रियल नहीं भी हो, उन चीजों को भी करते हैं। दूसरा भाग जो है, मैं एमएसएमई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताऊंगा कि आईओसीएल किस तरह से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी जो एमएसएमई देती है, बेनिफिट्स देती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है निविदा के हर स्तर पे, टेंडर के हर स्टेज पे, वो मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा है कि एक बहुत ही लास्ट में छोटा सा पोर्शन है कि टेंडरिंग जो है हमारा, उसका प्लेटफॉर्म कैसा है और उसमें किस तरह से टेंडरिंग में किया जाता है। तो इसका बहुत ही ब्रॉडर जो तरीका है वो मैं बताऊंगा, बहुत सरल है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे जो आप लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो यहाँ पे जब आप आए हैं तो आपको इसका यहाँ से जाने पे कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिले। फर्स्ट वाला, नो इशू सर, आई एम कंफर्टेबल ऑन दिस, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई। देखिए, पहला जो है हमारा जो इस प्रेजेंटेशन में है, इसमें हमारा जो इंडियन ऑयल है उसका फॉर्च्यून 500 में 2021 में रैंकिंग जो थी 212 थी। इसलिए आप ये मान सकते हैं कि हमारा स्तर जो है कंट्री, देश के जितना हम लोग अपना टर्नओवर करते हैं वो काफी अच्छे स्तर का है। 5,23,000 करोड़ का हमने टर्नओवर किया 2020-21 में। कोविड इस समय प्रोमिनेंट था, कोविड चल रहा था, उसके बावजूद हमारी 8 सब्सिडरीज हैं और 24 जॉइंट वेंचर्स हैं। हमारे पास इंडिया की लार्जेस्ट रिफाइनरी है, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाइपलाइन नेटवर्क है, और हम लार्जेस्ट कॉमर्शियल एंटरप्राइज हैं। तो आईओसीएल, ये जो अभी हम लोग ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, हमने ये प्रोग्राम दूसरे राज्यों में भी किया है, दूसरे शहरों में भी किया है, और हमारी बहुत उम्मीदें हैं कि हमें इनसे बेनिफिट मिले। इंडियन ऑयल का जो मेन स्ट्रक्चर है अगर आप देखें तो वो 4 भाग में है।
वर्टिकल डिविजन्स है, इंडिपेंडेंटली है मोरलेस, और इसको कॉर्पोरेट ऑफिस से गवर्नड होता है। मार्केटिंग डिवीजन, आज हम जो आपके सामने बैठे हैं, हम वेस्टर्न रीजन रीजनल ऑफिस से हैं, और वेस्टर्न रीजन के अंडर 5 स्टेट आते हैं। उनकी जो परचेजिंग है, प्रोक्योरमेंट है, सर्विसेज है, वर्क है, उसकी सारी हम लोग करते हैं। ये जो 5 राज्य हैं, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है। रिफाइनरी डिवीजन एक अलग डिवीजन है। जब भी आप टेंडरिंग करेंगे, टेंडरिंग के IOCL के पोर्टल पे जाएंगे, iocletenders.com, उस पे आपको मार्केटिंग, रिफाइनरी और पाइपलाइन, और चौथे डिवीजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन जो और असम ऑयल है, इन चारों की जो टेंडर्स हैं वो चारों डिवीजन के मिलेंगे। हम जो हैं, हमारा काम मुख्यतः हमारा काम तो मार्केटिंग डिवीजन का ही है, बट आपको ये चारों डिवीजन के टेंडर्स इस पे मिलेंगे। मार्केट में हमारी जो पहचान है हमारे प्रोडक्ट के थ्रू है। इंडेन हमारा LPG ब्रांड है, हमारे रिटेल आउटलेट्स हैं, हमारे लुब्रिकेंट्स हैं सर्वो के नाम से। एविएशन में हम एयरक्राफ्ट फ्यूलिंग करते हैं, LPG सिलेंडर की बॉटलिंग करते हैं, और शुरू से ही जो सरकार के इस देश के हर हिस्से में जहां प्राइवेट कंपनीज को जाने में भी दिक्कत होती है, वहां पे भी इंडियन ऑयल सर्विस करता है नेट। और वॉर के समय या किसी भी त्रासदी के समय हमने ये सुनिश्चित किया कि हमारे प्रोडक्ट कस्टमर को मिले। तो ये हमारी एक राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है। हमारे जो अब मैं जो बात जिस डिवीजन की कर रहा हूँ, मार्केटिंग डिवीजन की, जिससे हम बिलोंग करते हैं, इंडियन ऑयल का सेटअप हर शहर में कई हो सकते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट के हो सकते हैं। हम लोग मार्केटिंग डिवीजन से हैं। हमारा एक हेड ऑफिस है, 4 रीजनल ऑफिस हैं देश के चारों मेट्रो शहरों में। हमारे स्टेट ऑफिसेस, सारे स्टेट जो हैं वो स्टेट ऑफिसेस से गवर्न रहते हैं। 16 स्टेट ऑफिस है, जो कि इसमें से कई में एक स्टेट का एक स्टेट ऑफिस होता है, कई में मल्टीपल स्टेट भी रहते हैं। हमारे डिविजनल ऑफिसेस है रिटेल के। एरिया ऑफिस हमारे पास 46 एरिया ऑफिस है, और एरिया ऑफिस जहां से हमारी LPG की सप्लाई जाती है। तो ये एक हमारा एक आपको आइडिया मिलेगा कि हमारे जो मार्केट में जो ऑपरेशन होते हैं, मार्केट में जो हम लोग अपनी पहचान बनाते हैं, वो इन ऑफिसेस के द्वारा बनाते हैं। हमारे पास तेल सप्लाई करने के लिए 125 टर्मिनल्स और डिपोज हैं। जैसे आपके राजकोट में डिपो है, कोयाली में है, सिद्धपुर में है डिपो, टर्मिनल्स हैं, बारेजा में टर्मिनल है, साबरमती में टर्मिनल है। रिटेल आउटलेट हमारे 27,500 से ज्यादा हैं। 3500 SKU डीलरशिप्स है। किसान सेवा केंद्र जो रूरल मार्केट, जो गांव के क्षेत्रों को कवर करते हैं, वो 7500 हैं। कंज्यूमर पंप्स हम लोग बोलते हैं, जहां पे बड़े कंज्यूमर जो अपना, उन लोगों के अपने टैंक्स रहते हैं और उनको हम लोग सप्लाई करते हैं। LPG बॉटलिंग प्लांट जहां पे सिलेंडर्स भरते हैं, 94 हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं हमारे टोटल 11,500 हैं। ल्यूब ब्लेंडिंग प्लांट 10 हैं। CFA जो हम लोग कहते हैं ल्यूब के स्टॉक पॉइंट्स और फॉरवर्डिंग एजेंसीज, 400 से ज्यादा हैं। और एविएशन फ्यूल स्टेशंस जो हैं हमारे, जहां भी एयरपोर्ट है वहां पे हम लोग फ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की करते हैं, वो 119 है। मुख्यतः जो हमारे ऑपरेशन है वो रिफाइनरी, पाइपलाइन, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हैं। पेट्रोकेमिकल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, नेचुरल गैस एंड अल्टरनेट एनर्जी, इन सब फील्ड में भी हमारे अलग अलग कार्य होते हैं। नाउ मैं जो
अब मैं मुख्य आपसे इस चीज पे आता हूं कि मार्केटिंग डिवीजन में जो हम लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं, हम लोग जो खरीदारी करते हैं, उसके ऊपर आता हूं। हमारे पूरे मार्केटिंग डिवीजन की जो खरीदारी होती है वो 4 रीजनल ऑफिस और एक हेड ऑफिस, हम लोग कहते हैं हेड ऑफिस कॉन्ट्रैक्ट सेल, उसके थ्रू होती है। तो रीजनल ऑफिस वेस्टर्न रीजन में मुंबई है, जहां से हम लोग हैं। हम लोग 5 स्टेट का करते हैं। नदर्न रीजन दिल्ली जो है वो नॉर्थ के स्टेट का करता है। कोलकाता ईस्टर्न स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का करता है। एंड चेन्नई जो है साउथ के स्टेट्स का करता है। नाउ प्रोक्योरमेंट जो प्रोसेस है हमारा, वो हम लोग जिस तरह के टेंडर करते हैं वो गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे करते हैं, nic.in IOCL टेंडर, NIC के, इसके अलावा जेम पे करते हैं। नाउ आज के तारीख में जो हमारा प्रोक्योरमेंट जो पहले NIC के पोर्टल पे होता था, गवर्नमेंट इस कोशिश में है कि जैसे पहले अमेजन से आप लोग खरीदते हैं सामान और वहां पे एक एंड पे सेलर और दूसरे एंड पे बायर रहता है, उतने ही सरल तरीके से जेम के ऊपर जो है करें। तो जेम एक अलग पोर्टल है जिसके ऊपर अब गवर्नमेंट स्विच ओवर कर रही है। तो हमारे ऑलरेडी जो सर्विसेज और प्रोक्योरमेंट, 3 तरह के काम होते हैं मुख्यतः। प्रोक्योरमेंट खरीदारी, मतलब जो सामान की खरीदारी, सर्विसेज जो मैन पावर और इसमें लगती है, इसके अलावा वर्क होते हैं जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं। तो हमारे जो 2 मुख्य हैं, सर्विसेज और प्रोक्योरमेंट, ये अब धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है इसको शिफ्ट कर रही है जेम पे, और उम्मीद है कि आने वाले 1-2 साल में ये काफी हद तक शिफ्ट कर जाएगी। हम जो गुड्स खरीदते हैं वो हमारे जो ज्यादातर आइटम्स हम लोग लेते हैं मार्केटिंग डिवीजन के लिए, ये उनकी सूची है। बट अगर आप सेम पोर्टल पे जाएं तो ये तो हम मार्केटिंग डिवीजन जो है वेस्टर्न रीजन ले रहा है, बट आप देखोगे कि जो रिफाइनरी डिवीजन है, पाइपलाइन डिवीजन है, R&D डिवीजन है, वो उनकी अलग जरूरतें हैं और उनकी भी जरूरतें बहुत वास्ट हैं। तो जब आप पोर्टल पे रजिस्टर जब कोई करता है फर्स्ट टाइम और वो अपने इंटरेस्ट के टेंडर को टिक करता है, वहां पे आप आपके, मैं अभी उस पे जाऊंगा पोर्टल पे, वहां पे अगर आप चेक बॉक्स को टिक करोगे कि मैं इन चीजों में मेरा इंटरेस्ट है, तो उससे रिलेटेड जो टेंडर फ्लोट होंगे उसकी आपको अलर्ट्स मैसेजेस मिलेंगे आपको अपने इनबॉक्स में कि इस जगह का ये टेंडर पब्लिश हुआ है। तो ये जो लिस्ट दी हुई है, ये आप इसको सीमित मत समझें, क्योंकि रिफाइनरी, पाइपलाइन, R&D सेंटर, उनकी बहुत अलग जरूरतें हैं, उनके बहुत अलग केमिकल्स और वो सब लेते हैं। तो आप उसको जरूर एक्सप्लोर कीजिए। हमारी जो मार्केटिंग के हैं वो DBB, ROSOB, ये अलग अलग तरह के जो वॉल्स हैं वो हैं। पाइपलाइन, स्टील प्लेट्स हैं टैंक कंस्ट्रक्ट करने के लिए। फायर पंप्स हैं, प्रोडक्ट पंप्स हैं, कंप्रेसर, एक्चुएटर्स हैं। ये सब पाइपलाइन के जो वॉल्स हैं और इक्विपमेंट्स हैं। इसके अलावा जो है ऑयल को देने के लिए रिफ्यूलर्स, मोबाइल डिस्पेंसर, चेजिस ट्रक के टैंकर्स के लिए ली जाती हैं। होजेस लिए जाते हैं, रबर होजेस लिए जाते हैं। सेफ्टी आइटम भी हम लोग लेते हैं। ऑयल इंडस्ट्री है, हमारे 1/3 एक्सपेंस नियरली सेफ्टी आइटम्स पे रहते हैं। इसमें AFFF फोम है जो एक्सटिंग्विशर, ऑयल फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए जो फोम यूज किया जाता है पानी में, वो फायर एक्सटिंग्विशर है। ड्राई केमिकल पाउडर है। स्काबा जो है ब्रीदिंग एपरेटस है। लो टेम्परेचर सूट है और गैस डिटेक्टर्स हैं। LPG सिलेंडर्स, वॉल्स, प्रेशर गेज, रेगुलेटर्स, सेफ्टी कैप्स, ल्यूब बैरल्स, कंटेनर कैप्स, कोरुगेटेड कार्टन्स, सेल्फ एडिसिव लेबल्स, कैप सील्स, स्पाउट्स, एक्सेट्रा। वाटर मॉनिटर लेते हैं जो हाइड्रेंट लाइन में यूज होते हैं। यस प्लीज। No, we do the purchasing. No, anyone.
देयर इज नो एब्सोल्युटली कोई उसमें लिमिटेशन नहीं है, देयर इज नो ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है। हाँ, जब टेंडर होते हैं तो कई बार उस स्तर को देख करके जो डिपार्टमेंट है वो अपने उसमें कंडीशन डालता है, बट इस तरह का कोई हम लोग उसके ऊपर बंदिश नहीं लगाते कि ये मैन्युफैक्चर करेगा, सप्लायर करेगा, या एजेंसी करेगी, या ट्रेडर करेगा, वैसा कोई रहता नहीं, यूजुअली नहीं रहता है। लैब इक्विपमेंट्स हैं, फर्नीचर है, सैंपल कंटेनर्स हैं, प्रिंटेड हम लोग फॉर्म्स लेते हैं, लेटर हेड्स, स्टेशनरी, फोटोकॉपिंग, यूनिफॉर्म्स लेते हैं, कपड़े की खरीदारी करते हैं, प्लास्टिक सील लेते हैं, एलपीजी प्लांट में सोप, सॉफ्ट सोप फॉर चेन, उसके लिए यूज होता है। ल्यूब की पैकेजिंग के लिए भी हम लोग एचडीपी कंटेनर्स लेते हैं। कंटेनर्स छोटे 1 पाव से लेकर के 26 लीटर के डब्बों तक होता है। 5 लीटर का रिजर्व फॉर एमएसएमई, अप टू 5 लीटर रिजर्व्ड है एमएसएमई के लिए। बाई इंजेक्शन कैप फॉर कंटेनर है, सेल्फ एडेसिव लेबल फॉर कंटेनर्स है। तो ये आइटम्स हैं जो हम लोग ल्यूब डिपार्टमेंट के लिए लेते हैं। कोरुगेटेड कार्टन्स हैं, उसके बाद माइल्ड स्टील बैरल्स हैं, एचडीपी बैरल्स हैं, ये पैकेजिंग के हैं। हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं एडिटिव पैकेजेस फॉर लुब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीसेस, ल्यूब, क्यूसी लैब इक्विपमेंट्स को इक्विपमेंट्स के लिए भी करते हैं। ये इंपोर्टेड आइटम्स हैं, मेजर आइटम्स। डिस्पेंसिंग यूनिट्स हैं, एमपीडीज हैं जो पेट्रोल पंप पे लगी रहती हैं, रिटेल आउटलेट में। सबमर्सिबल टर्बाइन पंप्स हैं जो बिलो द अर्थ उसको लगाया जाता है। कैरोजल मैराइन अनलोडिंग आर्म्स है, फ्लेक्सिबल आर्म्स यूज किए जाते हैं। नाउ ये तो आईओसी के बारे में मैंने आपको बताया कि हम लोग आईओसी का सेटअप कैसे, और हमारा जो रीजन है वो किस तरह के सामान ज्यादातर लेता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और टैंकर्स का, फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन, बार्ज का करते हैं, शिप्स का करते हैं जो ऑयल के लिए। सो ट्रांसपोर्टेशन, एलपीजी, पैक्ड एलपीजी का करते हैं, बल्क का करते हैं, वो सर्विसेज हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ एमएसएमई बिडर, जो एमएसएमई बिडर्स की जो रजिस्ट्रेशन है, पहले ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन करती थी, बट अब जितनी मेरे को जानकारी है, जो साहब भी बता रहे थे कि अभी रजिस्ट्रेशन जो है आप लोगों को जल्दी से जल्दी उद्यम पे कराना है, क्योंकि आपको बेनिफिट उसकी नहीं मिलेगी। तो पहले ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी रजिस्ट्रेशन होता था, बट अब इसको सेंट्रलाइज्ड करके उस बेनिफिट केवल रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ लोगों को दिया जाएगा। तो अच्छा है कि आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करा लें। हमारे जो एमएसएमई जो वेंडर्स हैं, हम बिल्कुल एमएसएमई के जो नियम और प्रावधान है उसके एकदम अनुरूप हम काम करते हैं। जो साहब ने, जैसे एमएसएमई में सोलंकी साहब ने भी बताया कि बेनिफिट काफी हैं, तो वो जो बेनिफिट वो बता रहे थे वो सारे के सारे हम लोग करते हैं। हम लोग हमारी भी कोशिश होती है कि हम टेंडर को इस तरह से प्रोमिनेंटली छापें और उसके सही जगह पे बताएं जहां पे भी एमएसएमई के बिडर को जिस भी स्तर पे बेनिफिट है। बेनिफिट एमएसएमई के बिडर को होता है कि अगर L1 पार्टी इज एमएसएमई, 100% ऑर्डर विल बी गिवन टू एमएसएमई पार्टी, अगर L1 पार्टी है एमएसएमई। Otherwise 25% of total procurement is earmarked for MSME who has quoted their rate within L1 plus। जो साहब ने बताया कि L1 plus 15% में भी अगर वो है तो उसको चांस मिलता है कि आप वो रेट को मैच करा लें, तो आपको काम के लिए या प्रोक्योरमेंट के लिए कंसिडर किया जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आप एमएसएमई नहीं है, ये आपको अवेलेबल नहीं है, तो स्टिल जो कॉम्पीट कर रहे हैं उनके लिए ये एक रास्ता होता है कि वो जिन टेंडर्स में वो L1 नहीं भी रहे, वो स्कोप है उनको काम मिलने का। इसके अलावा जो बताया, जैसे एमएसएमई 4% SC/ST को है और 3% विमेन को है। अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जितने टेंडर होते हैं उसमें मैक्सिमम टाइम ये जो कैटेगरी हैं ये फुलफिल नहीं होती हैं। तो अगर कोई करता है, और डेफिनेटली
अगर समय देता है कोई तो उसको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। In case more than one such एक से ज्यादा MSME the supply will be shared। अगर कई MSME पार्टीज हैं जो L115 L1+15 में आती हैं तो उनको प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। अगर ये डिफरेंट केसेस हैं जो जिस तरह से साहब ने बताया जिसमें MSME को बेनिफिट मिलेगा, जैसे अगर एक विमेन है SC ST MSME बिडर क्वालिफाइज, उसको परचेस प्रेफरेंस के लिए एक ही विमेन क्वालिफाइज, सी में भी एलोकेटेड क्वांटिटी SC ST का कैटेगरी और MSME दोनों का मिलाकर के 7% उसको मिलने के स्कोप हैं। तो ये जो प्रावधान है ये दिए जाते हैं। इसके अलावा जो है अगर विमेन ओन्ड MSME प्रोप्राइटरशिप यानी ओनर है, पार्टनरशिप ऑल विमेन पार्टनर कंबाइंड हैव 51 शेयर परसेंट, अगर एक फर्म है उसमें वुमेन एक है, उसके नंबर ऑफ पार्टनर्स आर देयर, तो और भागीदारी विमेन के 51% से ऊपर है तो उसको MSME विमेन का जो फायदा है वो उसको मिलेगा। नाउ हमारे यहाँ जो IOC में टेंडरिंग किया जाता है 2 लाख से ऊपर के जितने भी हमारे टेंडर्स होते हैं उसको हमें टेंडरिंग में ही पोर्टल में करना है। हम उसको मैनुअलाइज्ड और इस तरह से नहीं कर सकते। ये हमारे कंपनी के इस प्रावधान है और हम उसको मानते हैं कि 2 लाख से ऊपर जो भी परचेजिंग होगी उसको टेंडर पोर्टल पे ही करना है, जो पोर्टल NIC का है। टेंडरिंग 3 तरह की होती हैं, हम लोग कहते हैं जो ज्यादातर अदर देन ग्लोबल टेंडरिंग 3 तरह की होती है, पब्लिक टेंडर, लिमिटेड टेंडर और सिंगल टेंडर। पब्लिक टेंडर्स ज्यादातर 2 बिड में होते हैं। 2 बिड टेंडर उन टेंडर्स को कहते हैं जिसमें टेक्निकली पहले आपको क्वालिफाई करना होता है, आपको ये दिखाना होता है कि आप सामर्थ्य है, आपका सामर्थ्य 2 चीज पे आंका जाता है, एक फाइनेंशियली, आप फाइनेंशियली कैपेबल हैं, और दूसरा है कि आपको उस कार्य करने की आपका एक्सपीरियंस जो है, वो काम करने की आपको जो भी तकनीकी जरूरत है या जो भी है वो है। तो मैं ये 2 जो पैरामीटर्स हैं उनके आपसे जरूर कहूंगा इसको याद रखें, एक फाइनेंशियली और एक सिमिलर वर्क, क्योंकि ये लगभग 95% ऑफ टेंडर में ये दोनों रहते ही रहते हैं। और ये दोनों ही जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन के इवोल्यूशन के 2 मुख्य पैरामीटर रहते हैं। फाइनेंशियली में कोई ज्यादातर दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि फाइनेंशियली आपका टर्नओवर, आपको कहा जाता है कि आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जमा करें सर्टिफाइड बाय CA विद हिज मेंबरशिप नंबर। यूजुअली फाइनेंशियल टर्नओवर में इशू नहीं आता है क्योंकि वो साफ सुथरा पेपर रहता है और वो मीट कर ही जाता है, उसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा जो होता है कि आपका टेक्निकल नो हाउ उस काम का, उस तरह के सिमिलर वर्क किए हैं या नहीं, उसको हम लोग कहते हैं सिमिलर वर्क एक्सपीरियंस। ये दूसरा क्राइटेरिया होता है। ये क्राइटेरिया थोड़ा सा समझने वाला क्राइटेरिया होता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले ये जरूर किसी भी टेंडर में देखिए तो ये देखिए कि सिमिलर वर्क की डेफिनेशन क्या है और उसके आधार पे आप उस टेंडर में कागज दें। नो, मैं इन दोनों क्राइटेरिया पे ही बाद में आऊंगा। दूसरे तरह का टेंडर लिमिटेड टेंडर है और तीसरा सिंगल टेंडर है। लिमिटेड टेंडर उसको बोलते हैं जिसमें पार्टीज पहले से ही डिसाइडेड रहती हैं कि ये 40 पार्टी, वो 40 पार्टी भी किसी पब्लिक टेंडर के ही से ही एम्पेनल्ड होती हैं, उनको कंसिडर किया जाता है ज्यादातर टेंडर में। तो लिमिटेड टेंडर में पार्टीज पहले से ही डिसाइडेड होती हैं कि इतने पार्टी में हमें करना है, वो भी किसी पब्लिक टेंडर के थ्रू ही होता है। और सिंगल टेंडर होते हैं ज्यादातर, जैसे आप किसी का प्रोप्राइटरी मशीन का कोई प्रोप्राइटरी आइटम है, वही मशीन वाला बना सकता है, या मार्केट में केवल एक ही सप्लायर है, उस तरह की चीजों को। मैंने जैसा बताया कि हमारे जो टेंडर हैं वो मुख्यतः दो पब्लिक टेंडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, 2 स्टेज में होते हैं। एक है टेक्निकल बिड, दूसरा है प्राइस बिड।
पहले प्राइस बिड उन्हीं पार्टी की खुलती है जो टेक्निकल बिड में क्वालिफाई करते हैं। तो टेक्निकल बिड में जब जो पार्टीज क्वालिफाई करती हैं, वो जिस क्राइटेरिया पे क्वालिफाई करते हैं उनको हम प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कहते हैं, और जो पार्टीज टेक्निकली क्वालिफाई करती हैं उन्हीं की हम प्राइस बिड खोलते हैं। ओपन टेंडर में आप कोई भी पार्टी पार्टिसिपेट कर सकती है अगर उसको लगता है कि वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को मीट को की जो जरूरतें हैं उनको पूर्ण कर रही है। जो पार्टीज टेक्निकली क्वालिफाई होती हैं फिर हम उनको प्राइस बिड उनकी खोलते हैं और फिर देखते हैं कि रैंकिंग क्या आई है। सबसे मुख्यतः ज्यादातर जो टेंडर्स होते हैं वो सबसे लो रैंकिंग पे जो कोट करते हैं उनके ही होते हैं। अन्यथा कुछ टेंडर ऐसे होते हैं जिसमें टेक्निकल बीट के भी को भी कुछ वैल्यू दी जाती है, तो वो बहुत रेयर टेंडर होते हैं। मोस्टली टेंडर्स आपके L1 लोएस्ट कोट पार्टी पे को ही दिए जाते हैं। रिवर्स ऑक्शन आजकल जब L1 जब बिडर्स के खुल जाते हैं, जब प्राइस बिड खुल जाती है और बिडर की रैंकिंग हो जाती है, तो एक कॉन्सेप्ट है रिवर्स ऑक्शन, जो नीलामी हम लोग कहते हैं। नीलामी हम कहते हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा बोली लगाए उसको कोई प्रॉपर्टी दी जाती है, तो उसका ठीक उल्टा है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने कभी ना कभी इस चीज को टेंडरिंग में क्या पता आप लोग आए हो। रिवर्स ऑक्शनिंग में अगर 11 बिडर टेक्निकली क्वालिफाई हुए और उनकी प्राइस बिड खुली, जिस बिडर ने सबसे हाईएस्ट कोट किया है वो उसको एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि वो बिडर का जो उसको उस प्रोसेस को सीरियस करने के लिए हम लोग उसको करते हैं कि जो हाईएस्ट निकल जाता है। उसके अलावा उसके बाद जो बाकी के 10 बिडर हैं उनका एक सुनिश्चित समय में ऑक्शन होता है और जो सबसे कम कोट करता है उसको कार्य जाता है। एमएसएमई में जो हमारे फायदे हैं वो सिमिलर वर्क क्राइटेरिया में, अगर एक जनरल कैंडिडेट को अगर 100 करोड़ का काम है, 100 लाख 1 करोड़ का काम है और 60 लाख का सिमिलर टर्नओवर का क्राइटेरिया, 60 लाख उसका टर्नओवर चाहिए। एमएसएमई का जो रजिस्टर्ड बिडर है उसके लिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, 15% उसको लोअर में उसको अलाउ किया जाता है, यानी कि 60 के बजाय उसको 51 लाख के करीब में भी अगर होगा उसको, तो उसको अलाउ करेंगे। इसी तरह सिमिलर वर्क के एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया उसमें भी ये दोनों मुख्य क्राइटेरिया होते हैं। इसके अलावा आपके सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, पीएफ रजिस्ट्रेशन, पैन। प्री क्वालिफिकेशन स्टार्टअप्स जो होते हैं, जो स्टार्टअप्स कंपनीज होते हैं उनके ऊपर प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, ना तो ईएमडी लगती है, ना सिमिलर वर्क लगता है, ना टर्नओवर लगता है। उनको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट होता है, वो टेंडर में बताया जाता है, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई ऑन दिस पैरामीटर। तो ये हमारा ये क्राइटेरिया का जो था मैंने आपको बता दिया। ये एक हमारा जो प्लेटफॉर्म है एनआईसी का, उसका एक स्क्रीनशॉट है। तो इसमें रजिस्टर्ड करना बहुत ही आसान है, आप कोई भी बिडर जा करके कर सकता है। पैन नंबर चाहिए रहता है, एक रजिस्टर्ड आपका रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल का प्रूफ चाहिए रहता है और वो कर सकता है इसको। ये स्क्रीन है नॉर्मल जैसे एप्लीकेशंस के रजिस्ट्रेशंस होते हैं आज के तारीख में, जोमेटो, स्विगी और इस तरह के, तो उसके तरह ही है। आपको अपनी डिटेल डालनी पड़ेंगी, कोई बहुत ज्यादा पेपर्स इसमें नहीं लगते हैं। ई टेंडरिंग करने के लिए आपको एक डोंगल लेना पड़ता है, डीएससी कहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। इस तरह से आपको प्लग इन करना पड़ता है अपने। तो ये जो डीएससी है ये कई जगह कई साइट्स पे यूज होती है, और ये आप ये जो यहाँ पे अगर आप गूगल में सर्च भी करेंगे तो वो डीएससी प्रोवाइड करने वाले आपको ये बताएंगे। ये पीपीएलसी परचेस प्रेफरेंस, आजकल गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए ये पीपीएलसी की पॉलिसी दी है। जो बिडर 50% से ऊपर है, जिसका जो अपना कंटेंट
जो चीज वो बना रहा है उसमें अगर उसका एक्सपेंडिचर 50% से ऊपर उसका लोकल से ले रहा है, देन वो क्लास 1 लोकल सप्लायर होता है। उसके नीचे 50 to 20% आता है, वो क्लास 2 होता है। प्रेफरेंस क्लास 1 को दी जाती है। सो मेरे को डीएससी का जो सर्टिफिकेट है वो क्लास 2 या क्लास 3 का आपको चाहिए ई टेंडरिंग के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। सर ने 2-3 अच्छी बातें बोली। एक तो इनका जो ई टेंडरिंग प्रोसीजर है उसमें इनरोल होने के लिए, और दूसरा वो प्रोक्योरमेंट जेम के थ्रू अभी डाइवर्ट हो रहे हैं। तो जो जेम पे रजिस्टर्ड नहीं है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो वो जेम पोर्टल पे आए और अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट करके, क्योंकि एज ऑन डेट every government department PSUs must be procured any item from the GEM portal if item is there available. दूसरे मोड से बिल्कुल खरीद नहीं होगी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री NK त्रिपाठी सर को, वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद सीनियर DMM है सर, जो रेलवे किस तरह से प्रोक्योरमेंट करती है उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। प्लीज सर। थैंक यू। रेस्पेक्टेड श्री बोस सर, हमारे आज के चीफ गेस्ट, इसके अलावा जो भी IOC के अदर ऑफिसर्स हैं और MSME के जो पदाधिकारी लोग हैं और हमारे उद्यमी बंधु, ये अभी किसी ने पूछा था कि कितने लोग पार्टिसिपेट एक्चुअल में गवर्नमेंट टेंडर्स में कर रहे हैं अभी, तो मैं एक बार फिर पूछना चाहूँगा कितने लोग कर रहे हैं। अच्छा, दिस क्वाइट अ गुड नंबर जो है, अच्छा है ये। तो मैं आप लोग को आज जो मेरा जो बेसिक आइडिया है प्रेजेंटेशन देने का वो ये है कि जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी कंसेप्चुअल अपनी क्लैरिटी बढ़ा लें, और जो लोग नए हैं वो लोग भी जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, चाहे वो IOC हो चाहे रेलवे हो, वो लगभग एक ही तरह का होता है। उसमें जो है वो संस्थाएं बदल जाती हैं, नाम बदल जाते हैं, लेकिन प्रोसीजर वही रहता है। और जो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर होता है, चाहे मैं हूं चाहे जो भी यहाँ पे IOC के लोग आए हुए हैं, वो सबसे पीड़ित व्यक्ति होता है क्योंकि जो है उसके पास दोहरी जिम्मेदारी है। एक तो ये है कि वो उसको सामान उपलब्ध कराना है, कि इट्स नॉट जस्ट कि आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं कि आपने L1 L2 कर दिया, आपने पेपर कोई निकाल दिया, PO हो गया, फिर वो चला गया। एक्चुअल द मटेरियल हैज टू कम, क्योंकि आपको रेल चलानी है, कोई क्रिटिकल पार्ट अगर नहीं है या कोई सिंपल सा पार्ट भी नहीं है, खिड़की अगर टूटी हुई है अगर कोच की, तो वो कोच खड़ी रहती है। जो हमें अर्निंग दे सकती है वो कोच कहीं पे साइडिंग में पड़ी होगी, तो वो फिर रेलवे के लिए नुकसानदायक है। हो सकता है कि आपका रिजर्वेशन हो लेकिन कोचेज ही अवेलेबल ना हो, आपका रिजर्वेशन कभी कभी ऐसा होता है कि कैंसिल हो गया या फिर अच्छी कोच नहीं मिली, आवाज कर रही है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो ये एक इशू रहता है। दूसरा जो है, गवर्नमेंट इस समय क्या है कि प्रमोट कर रही है कि ढेर सारे लोग पब्लिक प्रोक्योरमेंट में पार्टिसिपेट करें। पहले क्या था, चुनिंदा लोग रहते थे, रिलायबिलिटी धीरे धीरे करके वो हम लोग एंश्योर कर लेते थे, और फिर वो एक माध्यम होता था कि हम लोग सामान जो है वो जान समझ के कि ये ठीक देगा और समय पे दे देगा, हम लोग ले लेते थे। तो अभी जो है वो चॉइस हमारे पास नहीं है। हमें जो है वो ज्यादातर लोगों को जो भी पार्टिसिपेट करना चाहे उसे अलाउ करना है, उसे बल्कि अलाउ नहीं बल्कि जो कहते हैं प्रमोट करना है। तो ये रहता है। तो इसलिए जो है मतलब अभी एक सर ने भी कहा था कि वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल वेंडर्स। अगर आप MSME में जैसे आपको फ्री आपको टेंडर वो मिल रहा है, भरने को मिल रहा है या आपको प्रेफरेंस मिल रहा है, तो इट शुड बी नॉट बी मिसयूज्ड। क्योंकि जो है वो जब हमें कोई पूछता है कि क्या आपको परेशानी है, तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि मतलब देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शन। या अभी आप लोग को EMD भी नहीं देना है, तो EMD रहे तो कम से कम एटलीस्ट जो रिस्पॉन्सिबल आदमी वही आके कोट करेगा। तो दैट इज द मतलब जो हमारी जो एंड से जो एज ए परचेज ऑफिसर मैं अभी बात कर रहा हूँ।
तो रेलवे जो है वो मेरे ख्याल से सभी लोग रेलवे से किसी न किसी तरह जुड़े रहते हैं, और रेलवे का जो सबसे बड़ा जो, अगर रेलवे में आप प्रोक्योरमेंट के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास जहां आप हैं वहीं पे आप सप्लायर बन सकते हैं। आपको जैसे आईओसी के सर ने बताया कुछ इंस्टॉलेशन से, कुछ रेलवे क्या है कि एवरी सिटी एवरी स्टेशन इज सम सॉर्ट ऑफ, जहाँ पे कुछ प्रोक्योरमेंट या कुछ सामान हम लोग ले रहे हैं, तो एवरीवेयर इट इज हैपनिंग। जैसे अहमदाबाद में मान लीजिए अगर कोई साबरमती में रहता है, वो कहे कि नहीं हम तो साबरमती से बाहर नहीं जाएंगे सामान देने, तो इवन दैट इज पॉसिबल, ही कैन सप्लाई। जैसे साबरमती हमारा डिपो है या इंजीनियरिंग की वर्कशॉप है, तो वहां पे भी वो सप्लायर बन सकता है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ रेलवे। और रेलवे सर की तरह नहीं है कि ऑलवेज देयर इज हाईटेक प्रोडक्ट, यू कैन स्टार्ट विद स्मॉल प्रोडक्ट्स। आप छोटा कोई नट बोल्ट बनाते हैं, वॉशर बनाते हैं, डस्टर बनाते हैं, चादरें बनाते हैं, एनीथिंग यू मेक, यू विल सी। आप कभी आपको जैसे रेलवे के अभी मैं सर ने अभी कहा था कि हमारा डिपो है, इफ एनीबॉडी वांट्स टू कम तो सर विल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम कि आप लोग आके हमारे प्रोडक्ट्स को देखें। लेकिन इतना भी जरूरत नहीं, आप एक रेल में जा रहे हैं, कोच में सवारी कर रहे हैं, ऑल आर द प्रोडक्ट्स विच यू कैन प्लान ऑफ आइदर बीइंग ए ट्रेडर और ए मैन्युफैक्चरर। ये हमारा जो है वो सीट का जो है वो चेन लगा हुआ है, उसका कवर लगा हुआ है, प्लाई का लगा हुआ है, देयर आर लॉट ऑफ स्प्रिंग्स इन द अंडर कैरेज। तो ढेर सारी चीजें आप लोग खुद भी मतलब सीख सकते हैं कि ये क्या मतलब हम इसमें जुड़ सकते हैं या नहीं। और अगर आपको ये जानना हो कि प्राइस इसका क्या है तो कैसे कर सकते हैं, इज देयर एनी वे कि आप जानना चाहें कि जैसे रेलवे की स्प्रिंग लगी हुई है तो उसका प्राइस क्या है विदाउट हर्टिंग योरसेल्फ। तो क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मतलब कोई भी, जैसे अभी जो है मतलब आई विल कम टू माय नेक्स्ट स्लाइड, अगर देखें वेरी फ्यू स्लाइड्स आर देयर। तो क्या होता है कि जो अभी कोरोना में बैठे बैठे जो लेक्चर और ये सब देने का, तो वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटी आर देयर टू स्टैंड अप एंड स्पीक, सो आई विल स्टैंड अप। तो मैं ये जस्ट कह रहा था कि अभी जो है सर ने भी कहा, मैं भी ये कह रहा हूँ कि द पार्टिसिपेशन इज लाइक फॉर एवरीबॉडी। सो जैसे मान लिया आपको देखना है कि इस आइटम का कितना प्राइस होना चाहिए, तो यू हैव नथिंग टू, ऑल टेंडर्स इन रेलवे आर ओपन टेंडर्स, तो यू कैन जस्ट कोट एंड abnormally हाई प्राइस, 100 रुपए लगता है, 1000 रुपए कोट कर दीजिए, देन यू विल बी एबल टू सी द टेबुलेशन एंड यू कैन सी कि L1 का क्या प्राइस है, यू कैन सी, मतलब वो आपको मिलता है नहीं मिलता है बात अलग है, लेकिन यू कैन एटलीस्ट हैव सम आइडिया कि ये प्रोडक्ट का ये प्राइस होता है। जस्ट इट्स मतलब हिटिंग बिलो द बेल्ट, बट दिस कैन बी वन ऑफ द, जो बहुत सारे वेंडर ही बताते हैं कि सब लोग ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग टेबुलेशन देखते हैं तो प्राइस 100 रुपए का है, कोई कोई उसमें 10,000 कोट किया रहता है। देन सी यार ये कैसे कर सकता है, तो देन वी केम टू नो कि ऐसा भी होता है कि जस्ट बिकॉज इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग यू कैन सी द होल टेबुलेशन, सो यू कैन सी कि क्या क्या चल रहा है मार्केट में, क्या L1 से क्या सस्ता बना सकते हैं, यू कैन वर्क आउट दैट। तो ये मतलब क्योंकि आप लोग स्मार्ट लोग होते हैं, जो स्मार्ट होते हैं वो वेंडर बनते हैं, बाकी नौकरी तो थोड़े तो वी आर लेस स्मार्टर देन यू, दैट आई ऑलवेज से, बिकॉज for us it's difficult to become a vendor, that's why we thought कि चलो गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं। तो it's not like I cannot preach you all, so that is the there। तो गवर्नमेंट कोई भी खरीद रहा हो तो बेसिकली जो है, आप जब भी हमारा कोई भी टेंडर देखेंगे तो यू विल फाइंड कि ये जो है 5 या 6 चीजें जो है वो हम लोग हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि ऑब्जेक्टिविटी हमेशा आप पाएंगे, कि आप ऐसा नहीं पाएंगे कि मुझे पेन चाहिए, मैं लिख दूंगा पेन क्वांटिटी, ऐसा नहीं होता। मैं पेन खरीदूंगा तो आई विल डिफाइन कि क्या कौन सा पेन चाहिए हमको, उसका साइज क्या होना चाहिए, उसका स्याही क्या होना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आई विल, जितना हो सकता है उतना मैं लिखने की कोशिश करूंगा। तो कोई भी परचेज आप देखेंगे तो इट विल बी सम ड्राइंग, सम स्पेसिफिकेशन, इट विल बी देयर। ऐसे रैंडम अगर आपको लगता है तो यू कैन ऑलवेज राइट टू अस, या अभी जेम का मैं डिस्कस करूंगा तो यू कैन मैं बस मैं बता भी देता हूँ कि जेम जैसे अभी हमारा 70% प्रोक्योरमेंट का जेम पे हो रहा है, तो वहां पे टेंडर खोलने ही नहीं देगा वो। सपोज आपने ऑब्जेक्ट किया कि दिस इज द मतलब लेवल ऑफ अथॉरिटी यू हैव गॉट नाउ, कि ये मुझे स्पेसिफिकेशन में ये प्रॉब्लम है, तो आई कैन नॉट ओपन द टेंडर। वो टेंडर खोलने के लिए मुझे पहले आपके क्लैरिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, एंड देन आई हैव टू एक्सटेंड द टेंडर ओपनिंग डेट बाय एटलीस्ट 5 days और 7 days, देन ओनली आफ्टर, क्योंकि आपको ही मौका मिले कि उसके बाद आप क्लैरिफिकेशन कोट कर पाए। तो दिस मच अथॉरिटी यू आर गेटिंग दिस डेज, तो इसको आप लोग को यूज करना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिविटी देयर, एसेंशियलिटी हम वही खरीदते हैं जो एसेंशियल होता है, मतलब इट्स नॉट कि
फैंसी चीजें, ऐसे बहुत से लोग हैं तो वी डोंट परचेज फैंसी थिंग्स, दीज आर एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दैट ओनली वी गो फॉर प्रोक्योरमेंट। फिर हमारा जो स्पेसिफिकेशन जेनरिक होता है, वी डोंट परचेज थ्रू ब्रांड। तो अगर जो है कोई पर्टिकुलर ब्रांड जो है नामी है तो वी डोंट, टीवी है तो वी जस्ट राइट आवर स्पेसिफिकेशन। कोई लोकल मैन्युफैक्चरर दे सकता है, कोई ब्रांडेड भी दे सकता है अगर वो उसे सस्ता दे पाता है, अदरवाइज देयर इज नो लाइक ब्रांड से हम लोग नहीं खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारा प्रोक्योरमेंट पूरा ट्रांसपेरेंट है, जो भी टेबुलेशन है, जो भी डिसीजन हुए कभी भी आप उसको देख भी सकते हैं, मांग भी सकते हैं हमसे, वी आर बाउंड टू प्रोवाइड इट। रेट्स हमारे ये रिजनेबल होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हमने जैसे मान लिया एस्टिमेट 100 रुपए का किया है और आपने अगर 200 रुपए कोट किया तो नॉर्मली विल नॉट परचेज, अदर वी विल सी कि स्पेसिफिकेशन में कुछ गड़बड़ नहीं है या फिर इस तरह का, देन वी हैव टू एंश्योर कि हम सही दाम पे खरीद रहे हैं। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी भी है, जो भी मैं कर रहा हूँ, मतलब दिस इज वन थिंग विच एवरी वेंडर शुड नो, मतलब आई शुड नॉट टेल इट बट वी आर अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब आप जैसे किसी ऑफिस में गवर्नमेंट जाते हैं तो यू थिंक कि नहीं वो कोई बड़ा साहब बैठा है, ऐसा नहीं है। हम लोग जो भी कर रहे हैं वी आर अकाउंटेबल, एंड जो अगर कोई प्राइवेट नौकरी आप कोई कर रहा है या कि आप वेंडर हैं तो यू हैव मच मोर फ्रीडम देन वी हैव, वी आर बाउंड बाय आवर ओन रूल्स। तो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू आर डूइंग। ये रेलवे का कुछ परचेज का डेटा है, तो हमारा करीब 50,000 करोड़ का परचेज है हमारा एनुअल, और हमारे जो बेसिक परचेज का पर्पज है कि हमारे लोकोमोटिव्स चलते हैं, कोचेज चलते हैं, वैगन्स चलते हैं, ये इनको मेंटेन करना, और इसके अलावा जो नए मैन्युफैक्चरिंग होती है हमारे यूनिट्स में उनको मैन्युफैक्चर करना। तो इन चीजों के लिए हम लोग अपना परचेज करते हैं। तो ये जो है जो मैं कह रहा था आपसे कि आप मतलब रेलवे से कुछ भी आप बना रहे हो, यू कैन ऑलवेज गेट एसोसिएटेड विद रेलवेज। तो कैसे है कि ये हमारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इट कैन बी मोर देन 10,000 प्रोडक्ट्स आर देयर इफ आई राइट देम। तो लोको डीजल लोगों के पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक लोगों के पार्ट्स हैं, कैरेज वैगन और ईएमयू के पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल के स्टोर्स है, जनरल इलेक्ट्रिकल्स की ढेर सारी डिमांड रहती है, बल्ब और इस चीज। रेलवे का एक जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि अगर आप कोई एक प्रोडक्ट पकड़ते हैं तो यू विल गेट द वॉल्यूम। अगर उसको आप अच्छे से बना सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं तो यू कैन ट्रेड पैन इंडिया, बिकॉज अभी तो ई पोर्टल है तो आप कोड कहीं का भी कर सकते हैं। तो यू विल गेट द वॉल्यूम एंड मार्जिन हमारा कम होगा, बट देन यू कैन अर्न थ्रू द वॉल्यूम। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रिकल आइटम्स, जनरल इलेक्ट्रिक के, वैसे जो है वो इंजीनियरिंग प्लांट मशीन या स्टोर्स है, टूल्स हार्डवेयर, ये सब ढेर सारे कैटेगरीज हैं जो कि छोटे छोटे सप्लायर हमारे जुड़े हुए हैं, आप लोग भी कभी जुड़ सकते हैं। और वॉल्यूम इज सो ह्यूज कि यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ कि आपका पूरा हो सकता है कि एक ही प्रोडक्ट है, पूरा आपका फैक्ट्री चल रहा हो, साल भर चल रहा हो, इट कैन हैपन। जैसे केमिकल, स्टेशनरी, क्लोथिंग, पेट्रोलियम के ढेर सारे ये ल्यूब वगैरह, ड्रग्स, मेटल्स, ड्रग्स भी अगर कोई परचेज करना चाहे तो वी हैव और हॉस्पिटल्स एट एवरी प्लेस, तो उसके ड्रग्स भी परचेज करते हैं हम लोग, तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर इसके अलावा कंप्लीट यूनिट्स भी खरीदते हैं, बट दैट मे नॉट बी मोर रिलेवेंट फॉर यू। तो इसके अलावा सर ने अभी जो मैं देख रहा था शाम, तो मैंने ये स्लाइड ऐड किया है। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट विच न्यू वेंडर्स कैन ऑलवेज थिंक ऑफ। ये सर्विसेज या सेक्टर अभी नया मतलब इसको कहते हैं ना कि सर्विसेज था पहले भी, लेकिन इससे रेलवे क्या है कि आपको पता होगा कि 15 लाख के करीब एम्प्लॉइज हैं, तो पहले सारा काम लोग खुद ही कर लेते थे। वी वर नॉट आउटसोर्सिंग द सर्विसेज बिकॉज वी, इसीलिए गवर्नमेंट सर्विस बना था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो काम करता था। तो अभी क्या है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उस हिसाब से आदमी कम होते आ रहे हैं या फिर इस तरह का, तो वी आर आउटसोर्सिंग आवर सर्विसेज। तो जैसे कि अभी जो मेन सर्विसेज हम लोग कर रहे हैं, मैन पावर हायरिंग सर्विसेज है, डिफरेंट कैटेगरीज होता है। जैसे अभी तो टेक्निकल मैन पावर से वेल्डर वगैरह भी हायर कर रहे हैं। इसके अलावा सफाई के या ढेर सारे अदर कैटेगरीज जो हैं वो हम लोग हायर कर रहे हैं। व्हीकल हायरिंग कर रहे हैं, हाउसकीपिंग के लिए जहां भी आप देख रहे हैं सफाई हो रही है, ऑल आर आउटसोर्स सर्विसेज। स्टेशन आपका अहमदाबाद का साफ है, कभी आप किसी रेस्ट हाउस में गए तो साफ सफाई मिल रही है, तो दे आर ऑल आउटसोर्स सर्विसेज। ये एएमसी ढेर सारे जो है, आरओ प्लांट के, एसी प्लांट के, आईटी के रिलेटेड एएमसी जो है, हॉर्टिकल्चर के जो है, आप बागीचा वगैरह देखते हैं किसी ऑफिस में, दे आर ऑल आउटसोर्स। सिक्योरिटी के सर्विसेज ढेर सारे आउटसोर्स कर रहे हैं हम लोग। स्कैनिंग वगैरह का ढेर सारा भी काम चल रहा है, तो वो सब आउटसोर्स कर रहे हैं। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू एरिया। और इसमें क्या है कि कोई आपको पूंजी भी नहीं चाहिए, ना कोई स्किल चाहिए। तो यू जस्ट रजिस्टर टू द पोर्टल एंड जस्ट कोड
एंड ग्रेजुअली यू विल लर्न, यू डोंट नीड एनीथिंग इनफैक्ट, अगर सर्विसेज की हम बात करें तो ये जो है मतलब इम्पोर्टेंट बात थी। तो रेलवे का मैंने जस्ट एक ब्रीफ सेटअप एक स्लाइड में बनाया है कि रेलवे इज लाइक जो कहते हैं ना कि वो हाइड्रा हेडेड में ढेर सारे उसके ब्रांचेस, रावण के 10 सिर होते थे ना, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू किल। तो ऐसे ही रेलवे जो है 10 डिपार्टमेंट्स। सो एज ए वेंडर अगर आप वो अलग अलग सर पे तीर चलाएंगे तो इट विल यू मे नॉट सक्सीड, क्योंकि रेलवे जैसे आप कहीं डीआरएम ऑफिस में जाए तो होम टू टॉक, क्योंकि आप देखते होंगे ढेर सारे फ्रॉड आते हैं कि अभी वो कोई नौकरी दिला के किसी का ऐसे प्रॉमिस करके वो उसके 10 लाख रुपए लेके चला गया, दिस हैपन। तो नौकरी दिलाने वाला भी मतलब वो आपको हर कोई नौकरी दिला रहा है, कोई ऑर्डर दिला रहा है आपको, तो इट इज लाइक दैट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेलवे को समझें। तो रेलवे जैसे जब काम करता है तो एक तो उसका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सिविल इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, ट्रैक और ये सारी चीजें, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिग्नल टेलीकॉम है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो ऑपरेशन देखता है, ट्रेन चलाने का काम करता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हमारा, पर्सनल, आरपीएफ और मेडिकल, ये डिपार्टमेंट जो है वो, और ये स्टोर्स डिपार्टमेंट जिससे मैं बिलोंग करता हूँ। तो ये जो है डिपार्टमेंट अपना अपना टेक्निकल काम करते हैं कि उनको जो सामान की जरूरत होती है वो हम लोग खरीद देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बोर्ड। तो ये जो है आपको अगर एज ए वेंडर जुड़ना है तो नॉर्मली यू विल डील विद स्टोर्स डिपार्टमेंट। तो इसलिए आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम में या कुछ है तो दिस इज आवर डिपार्टमेंट। हमारा सेटअप 3 लेवल पे रहता है, जैसे जोन्स के लेवल पे, जैसे वेस्टर्न रेलवे है, अहमदाबाद डिवीजन है, और फिर जो है वो कुछ एक्स्ट्रा डिविजनल यूनिट्स होती है, जैसे साबरमती की वर्कशॉप है या शेड्स हैं, तो दे आर एक्स्ट्रा डिविजनल। तो ये जो है ये जोन 16 है, आपको पता होगा, नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, इस तरह का। तो यू हैव टू डिसाइड कि वेयर यू वांट टू। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब मैं जेम का मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको कि आई द फर्म हैज कोटेड, आई प्लेस द ऑर्डर। तो फिर फर्म वाला पूछता है, मैंने बोला कि यार वो काम कब से शुरू कर रहे हैं आप? तो बोलता है कि साहब ये अहमदाबाद कहाँ पे है ये बस हम कोई बिहार या ऐसे कहीं का, तो बिकॉज एवरीबॉडी एनीबॉडी कोट एनीवेयर, तो इस तरह का रहता है। तो यू शुड नो कि आप कहाँ पे कोट कर रहे हैं। तो ये जो है जोनल सेटअप हमारा, जोन के अंदर डिवीजन होंगे और जोन के अंदर ही एक्स्ट्रा डिविजनल यूनिट्स भी होंगे। और ये हमारा बेसिकली जोन में अगर आप जाएंगे, जैसे वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर चर्च गेट पे जो है बॉम्बे में, तो जीएम इज द हेड, देन दे आर प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर्स या प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या प्रिंसिपल चीफ मटेरियल्स मैनेजर जो हमारा हेड होता है। तो इसमें ढेर सारे डेजिग्नेशन रहते हैं। फिर ऐसे डिविजनल पे डीआरएम होता है, वो हेड होता है। रेलवे का सेटअप ऐसा है कि जो डीआरएम और जीएम क्या जनरल मैनेजमेंट की पोस्ट है, उसके अंदर ये 10 डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स रहेंगे और वो उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। तो आप जैसे डीआरएम ऑफिस यहाँ असरवा में जाएंगे तो डीआरएम के अंदर में से मैं भी हूँ, तो आई विल लुक आफ्टर प्रोक्योरमेंट, समबडी विल लुक आफ्टर ट्रैक, समबडी लुक आफ्टर मैकेनिकल थिंग्स। तो इस तरह का चलेगा वहां पे। तो नॉर्मल प्रोसीजर सिंपल ही रहता है कि पहला तो ये कि आपको क्या चाहिए। तो जो यूजर डिपार्टमेंट है वो डिमांड जनरेट करते हैं। तो डिमांड जनरेट 2 तरह का रेलवे में रहता है। एक तो स्टॉक आइटम्स हैं जो रेगुलर चाहिए होते हैं, जैसे मान लिया आपने लोगो खरीद लिया तो उसका सर्टेन जो चीज है वो रेगुलर चाहिए आपको, तो वो ऐसा नहीं कि आपको जरूरत है तो खरीदेंगे। वो हम लोग एनुअल प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है हमारा, हम लोग खरीद के उनको स्टॉक करते रहते हैं, फिर जाके जरूरत पड़े तो उसको तुरंत हमें मिल पाए, तो उनको हम लोग स्टॉक आइटम कहते हैं। दूसरा नॉन स्टॉक आइटम होता है जो कि जब जरूरत हो तब खरीद लिया, कैजुअल, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर चाहिए तो खरीद लिया कंप्यूटर। अब ऐसा नहीं कि हर साल आपको इतने कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर कोई लोगों का कोई पार्ट है वो मान लीजिए 6 महीने में बदलना है तो उसको रखना पड़ेगा कि 6 मंथ बाद उसको हमें चेंज करना, तो इस तरह का रहता है। तो इसके बाद से जो हम लोग टेंडर प्लेस करते हैं, नॉर्मली जो है वो ओपन टेंडर ही हमारे रहते हैं, लिमिटेड टेंडर है वेरी फ्यू, एंड दे रिक्वायर स्पेशल परमिशन फ्रॉम सीनियर ऑफिसर्स। तो अनलेस अदरवाइज मतलब स्टेटेड ऑल टेंडर्स आर ओपन टेंडर्स इन रेलवेज। इसके बाद से जो है वो आपको ऑर्डर मिलता है, फिर उसके बाद से एक इंस्पेक्शन की प्रोसेस है। ज्यादातर जो छोटे ऑर्डर है वो हम लोग खुद ही इंस्पेक्ट कर लेते हैं, बड़े ऑर्डर में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन राइट से आरडीएसओ का रहता है। तो दे आर अदर एजेंसी जो कि स्पेशलाइज होती है, वो करती है इंस्पेक्शन। फिर आपने सामान कंसाइनी को दिया जो यहाँ पे देना है, और फिर आपका पेमेंट और फिर इस तरह के इश्यू रहते हैं। तो ज्यादातर जो है वो टेंडर फ्लोट करना और ये सारा काम जो है स्टोर डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। तो यू कैन मतलब सीनियर डीएमएम या हेडक्वार्टर में डिप्टी सीएमएम बोलते हैं, डिप्टी चीफ मटेरियल्स मैनेजर, तो दे आर द ऑफिसर्स व्हिच यू विल बी डीलिंग। तो ये जो है ऐसे आईओसी के ऑफिसर्स ने भी कहा
कि these two portals are very important. एक तो gem.gov.in है, इसमें तो आपको 100% रजिस्ट्रेशन करना चाहिए और इट इज वेरी मतलब स्मूथ और यूजर फ्रेंडली। आप जो है वो आप भी जाके तुरंत ही रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसमें कुछ 5,000 10,000 का कुछ ऐसे सिक्योरिटी मनी एक लगता है। इसके अलावा जो है मतलब ऑनलाइन ही जमा करना पड़ता है। देयर इज नथिंग इन दिस पोर्टल। इसके अलावा जो है वो irps.gov.in ये रेलवे का अपना पोर्टल है। जैसे सर जो है वो NIC के पोर्टल पे करते थे कि रेलवे जो कि बड़ा डिपार्टमेंट है, इसका हमारा अपना पोर्टल है। तो अभी जो है करीब 60-40 या 70-30 का रेशियो है। तो IRAPS पोर्टल लेकिन धीरे धीरे करके श्रिंक होगा, जेम पे ही सारा काम होगा। तो जेम अगर रजिस्टर्ड है तो यू आर मींस एबल टू पार्टिसिपेट इन ऑल द गवर्नमेंट टेंडर्स, ऐसा आप कह सकते हैं। तो इसके अलावा जो है वो आपका मतलब बेसिक काम ये हुआ कि आप प्रोडक्ट को देखें और फिर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ड्राइंग्स वगैरह ज्यादातर टेंडर में अपलोड रहती है। अच्छा, टेंडर देखना फ्री है, इसके रजिस्ट्रेशन की जरूरत भी नहीं है। IRAPS में जाकर के अगर आप टेंडर देखना चाहें तो वो टेंडर देख सकते हैं, आप ड्राइंग स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा बेसिक आप कर सकते हैं हमेशा। और लिमिटेड टेंडर भी अगर है तो आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इट इज अभी जो मतलब चीज है कि इफ यू रिक्वेस्ट आई हैव टू गिव इट, ऐसा हमारे यहाँ इंस्ट्रक्शन है। तो देयर इज नथिंग कि आपको पार्टिसिपेट करने नहीं मिलेगा। तो ये रहता है। तो हम लोग ढेर सारे मतलब एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी कर रहे हैं कि बेनिफिट जो है सर ने बताया अभी। इसके अलावा जो है वो 25 लाख तक कोई SD नहीं है। आप ऑर्डर लीजिए, सप्लाई करिए, वी डोंट रिक्वायर एनी सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो दिस इज वेरी गुड थिंग। कोई कंस्ट्रेंट हम लोग का नहीं रहता है। ऐसे भी एक ने पूछा था कि कैन ट्रेडर्स पार्टिसिपेट। तो नॉर्मली जो है देयर इज इन रेलवेज व्हाट वी डू, we don't up to save 50 lakhs or 1 crore, we don't have any eligibility. आप participate करिए, you just write one line कि he should be either manufacturer or authorized dealer of manufacturer. So in that way at least some assurance is there कि वो बिल्कुल ही फर्जी आदमी नहीं है। कोई मैन्युफैक्चरर ने उसको कोई दिया कि चलो आप हमारे से करो, तो एटलीस्ट he has some मतलब credential. तो that we in most general term we use कि as a manufacturer authorized dealer of manufacturer. So that is for trader also it's good कि अगर वो कहीं मैन्युफैक्चरर से ले आ रहा है तो he can have a certificate कि हाँ आप पार्टिसिपेट कर लो। तो that is मतलब good for us also. तो इसके अलावा जो है वो ट्रांसपेरेंट और फेसलेस है। यू डोंट नीड टू कम टू आवर ऑफिस और किसी चीज के लिए। बिल्स हमारा जो है वो ऑनलाइन है, सारा प्रॉम्प्टली पेमेंट हो जाता है, बहुत कम इश्यूज रहते हैं। और मल्टीपल पॉइंट्स हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो एनीथिंग मतलब कोई भी आप कॉम्बिनेशन बैठा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट लेना है, यहाँ सप्लाई करना है, और जो है वो ये परचेज हमें ऑफिस ये वाला पकड़ना है, तो यू कैन डू लाइक दैट। तो टेंडर सेटलमेंट भी हमारे यहाँ काफी मॉनिटर होता है। तो नॉर्मली हमारा एवरेज जो है वो करीब 8 डेज का है। तो टेंडर खुलने के नॉर्मली 8 से 10 दिन में ऑन एवरेज सेटल हो जाता है। 1-2 केसेस डिले हो सकते हैं, मतलब 8 to 10 days इज द मैक्सिमम वी आर टेकिंग दीस डेज। तो ये मतलब जनरल मेरी बात थी। इसके अलावा जो है वो कुछ पॉइंट्स जो है वो आप लोगों के बेनिफिट के लिए मैं जस्ट बोलूंगा, क्योंकि दीज आर द एक्चुअली, क्योंकि मैं जो है अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा आधा टाइम जो है वो वेंडरों से बातचीत करने में निकल जाता है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वेंडर्स जो है, जैसे मान लीजिए कि अभी सिंपल बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भाई हमें इनोवा क्रिस्टा गाड़ी चाहिए एंड दैट फेलो इज कोटेड। तो फिर उसके बाद से जो है वो जब ऑर्डर वगैरह सब चला गया, बिकॉज इट इज फेसलेस, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आप कौन हो मुझे नहीं पता है, तो कहेगा नहीं सर हम तो उसको स्कॉर्पियो समझ से कोट कर दिए थे। तो अब जो है अब मतलब इनिशियली जो है, लेकिन चूंकि इतना ज्यादा हो रहा है तो नाउ देयर रिपरकशंस। जैसे अब मैं जब जेम को लिखूंगा तो जेम विल पहले उसको जो है वॉच लिस्टेड कैटेगरी में डालेगा, फिर अगर वो नहीं करता है तो देन उसको 3 महीने के ब्लैक लिस्ट करेगा। अगर 2-3 बार ब्लैक लिस्ट हुआ तो मे बी दैट ही इज डिबार्ड फॉर लॉन्गर पीरियड। तो ये सारी चीजें जो है यू विल हैव टू फेस। तो इट इज बेटर कि आप जो है वो जो भी प्रोडक्ट हम है और जो आप कोट कर रहे हैं, आप क्लियरली समझे कि क्या कर रहे हैं आप। क्योंकि जो है अगर आप L1 के बाहर है तो कोई बात नहीं, आपसे रैंडम से कहा ना कि आपने कैजुअली भर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन इफ यू आर एक्चुअली कंपीटिंग एंड देन यू आर नॉट सीरियस, तो इट विल हैव रिपरकशंस। इवन इफ यू आर MSME, जैसे वो बड़े बाप का बेटा होता है, सोचता मुझे कहीं भी लड़ा दूं गाड़ी, तो यू हैव, तो ऐसा नहीं होता। देन यू हैव टू
हाँ, तो ये चीज जो है व्हेन यू आर एमएसएमई देन स्टिल यू हैव टू बी सीरियस। ऐसा नहीं है कि आप मतलब बहुत लंबा आप कैरी ओवर अपने वो कर पाएंगे। तो जो भी टेंडर के टर्म्स कंडीशंस है आप देख लीजिए कि क्या है, क्या डॉक्यूमेंट पढ़ता ही नहीं कोई, वो सोचता है कि ये आइटम है करके अपना खत्म हो गया। डॉक्यूमेंट्स एक बार देख लीजिए क्या है, हो सकता है कोई ऐसी बात लिखी हो जो कि आप नहीं फॉलो कर रहे हो और फिर अपने एफर्ट को ही बर्बाद कर रहे हैं और हम लोग का भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो है वो ये इंस्पेक्शंस जो है रेलवे जो है, जैसे मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, बहुत ही मतलब रिलेवेंट, आई शुड नॉट शेयर विथ यू। जैसे मान लीजिए मैं स्टेनलेस स्टील का जो है अभी कॉट चाहिए था, कॉट ना पाइप उसका, तो वन फेलो हैज कोटेड, और उसके बाद जो है उसमें ये था कि थर्ड पार्टी राइट्स इंस्पेक्शन था। तो राइट्स इज वेरी, जब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन इज वेरी स्ट्रिक्ट, ही विल टेक द सैंपल एज पर द सैम्पलिंग प्रोसीजर। अगर इसको 5 बेड कट करके लेना है तो लेगा, फिर सेंड टू लैब एंड सेट ऑल द कंटेंट, निकल और सारा कुछ, एंड देन ही विल से पास और फेल। तो दैट फेलो जो है वो अब उस पर्टिकुलर ग्रेड का स्टील नहीं मिल रहा है उसको, तो ही इज मतलब ट्राइंग टू जस्ट पुश कि सर आप इसको कंसाइनी में कर लिए, ऐसे कर लिए, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। आपने जो है जो प्रोडक्ट कोट किया है दैट यू हैव टू सप्लाई, और अगर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है तो द स्टैंडर्ड्स आर मोर रिजिड एंड यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द कि आप कुछ भी सप्लाई करके बच जाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू कीप दिस थिंग इन माइंड। तो ऐसे जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी पुअर है, मान लीजिए हम कहते हैं हमने सप्लाई कर भी दिया, ऐसे एक बात कह रहे हैं, तो रेलवे जो है ना, इट्स अ वेरी बिग, आई एम टॉकिंग टर्म्स ऑफ रेलवे, रेलवे बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मैं खरीद रहा हूँ लेकिन जो कौन यूज कर रहा है वो मुझे पता नहीं। तो जैसे हमने आपको ऑर्डर दिया, आपने कहीं पे सप्लाई किया, उसको सप्लाई वहां से तीसरे आदमी के पास वो सामान गया, और फिर उसके बाद चौथा आदमी ले आके एक्चुअल उसको इंजन में लगा रहा है। तो अगर आपका क्वालिटी पुअर है तो मान लीजिए आपने हमसे तो आपने करवा लिया कि चलो ठीक है, सम इन्फ्लुएंस समथिंग, लेकिन जो है वो देयर आर सेवरल स्टेजेस जहां पे प्रोडक्ट जा रहा है, और सबसे बड़ा तो पब्लिक है। अगर कोई टैप है, कोई चीज लीक कर रहा है तो फोटो खींच के अगले वीडियो बना के भेज देता है। तो फिर उसके बाद जो है एक बार कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो गई, देन आई हैव सीन केसेस की पेमेंट तक जो है उसको जमा करवाते हैं हम लोग, क्योंकि अगर यू कैन नॉट जस्ट एस्केप। सो इट इज बेटर कि आप दिमाग में बैठा लें, अगर आप रेलवे से डील कर रहे हैं तो जो भी प्रोडक्ट क्वालिटी डिजायर्ड है, इट इज नॉट कि यू नीड, क्वालिटी का क्या डिफिनेशन होता है? क्वालिटी एनीबॉडी कैन डिफाइन, इनकम्प्लीट। क्वालिटी जो है मतलब बेसिक सिंपल फॉर्म में कहते हैं फिटनेस और पर्पज, किस पर्पज के लिए है, अगर वो फिट है तो वो वही क्वालिटी है। अगर आप जो है 5 स्टार होटल में जा रहे हैं और टैप पे पानी गिर रहा है तो वो वाले लोहे वाले टैप से तो आप क्वालिटी नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि आपने इतना पे किया है, दैट क्वालिटी स्टैंडर्ड डिफरेंट। लेकिन अगर चौराहे पे खड़े हैं, नल खोल बंद होता है तो इट इज सफिशिएंट। तो क्वालिटी इज फिटनेस और पर्पज, और जिस पर्पज के लिए आपने किया दैट शुड पुअर, मतलब उसको करना चाहिए। फिर इसके बाद से एक जो मेजर जो मैं प्रॉब्लम देखता हूँ कि बहुत सारे लोग अच्छा प्रोडक्ट लेके आते हैं, सर देखिए मैंने इतना बढ़िया बनाया और सर ये चीज है वो चीज है, बट इट इज नॉट, मैं कोई ऐसा कोई जनरल मार्केट का वो नहीं करूँ कि मैं दुकान पे सामान लेने गया हूँ। माई प्रोसेस इज वेरी क्लियर कि आप अगर L1 है, लोवेस्ट हैं और हमारे स्पेक को पूरा कर रहे हैं, तभी मैं आपको ऑर्डर दे पाऊंगा। सो आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट और ऐसा करके आप सोच रहे हैं कि नहीं गवर्नमेंट में ऑर्डर मिल जाएगा, तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट, लेट्स बी वेरी क्लियर। वो तभी हो पाएगा जब आपका प्रोडक्ट हमारे जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर रहा है एंड इट इज लोएस्ट इन रेट। तो दैट मतलब बेंट ऑफ माइंड, अगर गवर्नमेंट सप्लायर बनना है, दैट बेंट ऑफ माइंड शुड बी देयर। हाँ, हमें अच्छा प्रोडक्ट जब चाहिए होता है, मतलब सुपीरियर, देन वी मेक द स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंगली। कि हमें MS का बेंच चाहिए तो MS ही लिखेंगे, SS चाहिए तो SS ही लिखेंगे, SS में भी 202 चाहिए, 402 चाहिए, वो हम फिर लिखेंगे। तो दोज थिंग्स वी विल राइट। यू कैन नॉट डिसाइड कि नहीं साहब हमारा तो बहुत मजबूत है, आप इस पे चाहे हाथी चढ़ा लो टूटेगा नहीं। तो वी डोंट हैव एनी लाइक वेटेज फॉर सच काइंड ऑफ क्लेम्स। तो ये है। देन यू डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो है जैसे जेम का हम लोग अभी कर रहे हैं सर्विसेज, आई विल टॉक अबाउट सर्विसेज। सर्विसेज इज अ बिग एरिया व्हिच आई वांट टू ऑलवेज डिस्कस विद यू ऑल। दिस इज वेयर यू कैन एक्चुअली एंटर। अभी जो है दिस ओपनिंग इज वेरी वाइड in goods and all. There are lots of other competitors which you have to compete with. Services is relatively new area. तो जैसे मान लिया गाड़ी आपको 7 दिन में शुरू करनी है, आपने कोड कर दिया कि इनोवा क्रिस्टा चाहिए, तो उसमें जेम में 7 दिन के बाद आपको गाड़ी लगानी है।
अब वो फेलो बोलता है कि साहब हम तो महीना और पहले ही वो किए हुए हैं, लेकिन वो सर आईसी का क्राइसिस उसे तो सर इनोवा मिल ही रही है, 6 महीने का तो वेटिंग टाइम है। बट आई कैन नॉट वेट फॉर यू फॉर 6 मंथ, देन आई विल टेक एक्शन। जो भी आपका पेनाल्टी काटना है, जेम को इन्फॉर्म करना है, आई विल स्टार्ट डूइंग इट, बिकॉज हमारा तो काम रुक रहा है ना। आई कैन नॉट से कि नहीं रात में किसी हमारे ऑफिसर को जो है कहीं एक्सीडेंट अटेंड करने जाना है, तो आई कैन नॉट से कि गाड़ी नहीं है 6 महीना तो हम अटेंड वो वेट करेंगे, तुम्हारे तो कंपनी वाला गाड़ी देगा। तो यू आर कोटिंग, तो यू हैव टू डिसाइड कि भाई वो गाड़ी हमारे पास है कि नहीं है अभी, जो कि हमें 7 दिन के बाद लगानी है। तो दिस थिंग्स, तो डिलीवरी पीरियड इन टर्म्स ऑफ आइडर गुड्स आल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपने 2 महीने आपने कहा है मान ली सामान देना है, तो 2 महीने में आप उसको दीजिए। तो ये बहुत ये पिटफॉल है, टॉकिंग द रॉन्ग पर्सन, डोंट टॉक टू एनीवन। आज की डेट में जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को समझें कि ढेर सारा जो करप्शन ब्रीड होता है वो फालतू बात करने से होता है। आप जैसे अनजाने कहीं पहुंच जाते हैं, फिर वो आदमी आपको ऐसे जादूगर की तरह दिखाता है कि मैं ये करवा दूंगा, देन यू गेट इन्फ्लुएंस एंड देन तो आपको आज की डेट में इट्स टोटली फेसलेस प्रोक्योरमेंट। आपको किसी भी आदमी से कोई बात नहीं करनी है, मुझसे भी कोई बात नहीं करनी है। हाँ, हो सकता है कभी कोई पेमेंट आपका नहीं हो पा रहा है, कोई ऐसे इश्यूज हैं, देन यू कैन डिस्कस विथ मी, बट इट्स वेरी रेयर। नॉर्मली आई नेवर सी की द फेस ऑफ द वेंडर, इट इन ए रूटीन वर्क इट गोज एंड गोज ऑन। तो क्योंकि हमारे जैसे रेलवे का जो है इट्स ए टिपिकल थिंग कि द सो मच ऑफ वर्कलोड इज देयर, प्रोक्योरमेंट करना है, तो आई सेटल ऑलमोस्ट 8 to 10 टेंडर डेली। तो उतना करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, आप खोले, आपने मैच किया, आपने सेटल किया, आगे बढ़ेगा। तो इसलिए आप भी ज्यादा बात मत करिए। यू सी द पोर्टल, रीड द थिंग्स, गेट द इंफॉर्मेशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाई कि भाई वो आदमी क्या बोल रहा है। तो ये और 8वां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू नो द प्रोसीजर, एवरीथिंग यू नो, बट इफ यू आर नॉट कॉम्पिटिटिव यू कैन नॉट पार्टिसिपेट और यू कैन नॉट गेट द ऑर्डर। दिस इज वेरी क्लियर। इसमें कोई जो है देयर इज नो जेम में तो आपको पता होगा जो लोग यूज कर रहे होंगे कि L1 के अलावा आप किसी पर ऑर्डर डाल ही नहीं सकते। तो उसने एकदम ब्लॉक कर रखा है कि आप L1 आपने प्राइस बिड खोल दिया, फाइनेंशियल बिड, तो आइदर यू प्लेस ऑर्डर L1 और डिस्चार्ज द टेंडर, देयर इज नो अदर ऑप्शन। हमारे IRPS में वी हैव ऑप्शन, वी कैन पुट प्लेस ऑर्डर, बट आवर रूल्स से कि वी कैन नॉट प्लेस इट। अगर हम प्लेस करते हैं इट इज एट आवर ओन रिस्क एंड द ऑफिसर अगर कुछ बात होती है तो ही विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो इट्स बेटर कि इफ यू वांट टू गेट द ऑर्डर यू हैव टू बी द ऑफ द लोएस्ट, यू हैव सप्लाइड द लोएस्ट रेट। सो इन अ नटशेल आई विल से कि यू नो द रूल्स, यू रीड द स्पेक्स एंड जो हमें चाहिए। इसके बाद से आप जो है वो L1 होने की कोशिश करिए हमारे स्पेसिफिकेशन पे जो हम मांग रहे हैं। तो दैट इज द क्रक्स ऑफ ऑल व्हाट वी आर डूइंग। इवन जो परचेज प्रेफरेंस भी है, you should note it down कि it is not that you are L2 and you will get the order. You are just getting the opportunity to match with the L1 price. कि मान लीजिए जो है L1 ने 8 रुपए दिया, आपने 10 रुपए कोट किया है, तो चूंकि आप MSME हैं तो हम कहते हैं कि क्या आप 8 रुपए में दे पाओगे। अगर आप हाँ कहते हो तो then you get the 25% order. It is not that आप 10 रुपए में दोगे तो आपको लेगा, कोई नहीं लेगा आपसे। तो in a nutshell you have to be competitive. There is no other method to participate in government. So with that I will end my talk. Thank you. थैंक यू सर। यहाँ पे हम टेक्निकल सेशन भी खत्म करेंगे और अभी हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन ही है। जिनका कोई भी क्वेश्चन है वो आप क्लियरली पूछ सकते हैं। हमारे दोनों डिग्रेटरीज हैं और हमारे MSME DI से भी हैं हम, तो आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछिए प्लीज। सर जैसे आपने छोटी सी बात बताई सर आपने, आई एम रिप्रेजेंटिंग माय आदित्य हाईटेक एंटरप्राइज एंड छोटी सी बात थी आपने जो बताया कि सर टेंडर के वक्त टेंडर को पढ़ना बहुत जरूरी है, और उस बात को लेके मैं इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि जैसे इनोवा क्रिस्टो की जगह पे किसी ने आपको स्कॉर्पियो दे दी, योर पर्पस इज नॉट सोल्ड, तो उस दौरान आपको इमरजेंसी हो जाती है, सब प्रॉब्लम्स बहुत फेस करने पड़ते हैं। तो आई वेंट थ्रू वन ऑफ द टेंडरिंग प्रोसीजर जहां पे एक प्रोडक्ट का कॉस्ट किसी कॉम्पिटिटर ने 7 lakhs रखा और मेरा 70 lakhs था। आई वॉज रिजेक्टेड। टेक्निकल पैरामीटर्स मैंने ट्राई किया कि मैंने पूरा पढ़ा था टेंडर, तो उसमें सेट लिखा था
SET सेट मीन्स इन टेक्निकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग साइड आपको पूरा ग्रैप होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट क्या है। सेट उसने कोट कर दिया, उसको टेंडर मिल गया। आफ्टर 2.5 months आई एम बीन रिजेक्टेड, नो प्रॉब्लम। आई एम फ्रॉम लाइक गुजरात, टेंडर वाज इन छत्तीसगढ़, आई डिडंट टॉक टू एनीबॉडी। तो दैट पर्सन इज सेइंग कि अब वो प्रोडक्ट मैं नहीं सप्लाई कर पाऊंगा। होता है हाँ, एंड ही सेड सेम थिंग व्हाट यू सेड। वी तो उस दौरान क्या सर हमें कोई चांस मिलता है, सेकंड चांस, या क्या कर सकते हैं कि सर हम लोग सही थे, हमें रिजेक्ट किया, हमने 2 महीना पूरा टेंडर के लिए प्रिपेयर किया, टेक्निकल ड्राइंग्स किए, आवर स्टाफ वर्कड आउट डे एंड नाइट, एंड एट द एंड ऑफ द डे somebody who did not read the tender, he created a big mistake and he kept everybody in a sequence. कि गवर्नमेंट में क्या है कि लेट्स बी वेरी क्लियर कि एक बार अगर उस टेंडर पे ऑर्डर चला गया है तो नाउ द होल जो भी पार्टिसिपेंट का लिस्ट है दैट इज डिफंक्ट, उसका कोई मतलब नहीं है। तो वो टेंडर तो आपके लिए जैसे अब नहीं है वो। लेकिन क्या होगा कि जब जैसे मान लीजिए 2.5 महीने का हमने या 2 महीने का दिया हुआ है, तो इफ वी गेट टू नो कि ये नहीं दे पा रहा है, प्रॉब्लम है, तो इसे रेलवे का मैं बता सकता हूँ, देन वी गो फॉर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट। जैसे मान लीजिए हमारी क्वांटिटी अगर 100 थी तो 30 नंबर्स वी विल कॉल अनदर टेंडर, तो इन दैट यू कैन पार्टिसिपेट। और फिर जो फेल हो जाएगा देन अगेन जो भी आपका हमारी रिक्वायरमेंट होगी अगेन विल कॉल अ टेंडर, इन दैट यू कैन पार्टिसिपेट। लेकिन टेंडर स्टेज पे भी जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है, ही शुड बी विजिलेंट कि वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर एग्जॉर्बिटेंटली लो प्राइस है अगर, तो देन थ्रू कम्युनिकेशन और थ्रू अदर मींस वी कैन थिंक ऑफ कि ये क्यों इतने में दे रहा है, क्या इश्यूज हैं। तो इन दैट केस देयर इज सम चांस कि उस समय उसको हम लोग पास ओवर कर सकें। तो लेकिन ये है कि जैसे बिल्कुल अनवर्केबल, जैसे कोई जैसे मान लीजिए हमारा चीज 100 रुपए का, कोई 1 रुपए 2 रुपए ऐसे किया है, तो देन वी नो कि वो क्यों कर रहा है। तो इन दैट केस वी कैन ऑलवेज पास ओवर दैट फर्म। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल जो है जेम में जो है वो मैंने ऑर्डर डाला था व्हीकल का रेट कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं। ऐसे मान लीजिए जो है मैंने 250 व्हीकल का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है इनोवा का, तो जब भी मुझे जरूरत होगी, हमारा कोई ऑफिसर आ रहा है बाहर से, तो आई विल कॉल दैट पर्सन एंड देन ही विल कम एंड वो मुझे व्हीकल देगा। तो ऐसे 5000 रुपए का मान लीजिए है, ये है। तो अगर 250 व्हीकल है तो 250 इंटू 5000 वो उसका कॉस्ट हो गया 12,50,000। तो अब जो है वो जो आदमी है वो पहला L1 था, वो 5000 रुपए कोट किया हुआ है। देन आई नो कि दिस पर्सन कोटेड 5000 बिकॉज उसने सोचा है कि एक ही व्हीकल का दाम मांग रहे हैं, हमको इतने में देना है। तो देन आई टुक द लेटर फ्रॉम दैट पर्सन कि मैंने एक व्हीकल का कोट किया है। देन आई रोट टू जेम कि इस सेलर को पास ओवर किया जाए क्योंकि इसने गलत कोट किया है, अनरीजनेबली लो, और इसलिए कोट किया है। तो जेम फ्रॉम बैक एंड इट पास्ड ओवर दैट पर्सन L1 एंड देन अनदर जो जेन्युइन पर्सन देन ही बिकेम L1 एंड आई वाज एबल टू प्लेस द ऑर्डर। सो अगर जो परचेज ऑफिसर है, ही इज विजिलेंट एंड ही सीज कि वो क्या कर रहा है, और ही नोज कि मतलब अल्टीमेटली द मटेरियल हैज टू कम या सर्विसेज हैज टू बी प्रोवाइडेड, तो at that stage can be settled. Otherwise, there is no option. If you are settled, then you can always participate in the next tender. That is the thing. So basically, we will get another chance in the next tender. Yeah. Okay, thank you, sir. Thank you. और कोई प्लीज। सबसे बड़ा इश्यू है एमएसएमई को आगे ले जाना चाह रहे हो और सब जगह एमएससी को ही आप प्रोक्योरमेंट में डाल रहे हो, तो उसका रीजन क्या है? मीडियम स्केल तो ग्रो ही नहीं कर पा रही है। I am not the right person. Why they are why you are not promoting MSMEs? हमारे लिए सभी बराबर हैं। यानी मीडियम ग्रो ही नहीं कर पा रहा है कहीं पर भी। नहीं, सर विल टेल दिस। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी डिसीजन है। उस डिसीजन पे हम कुछ में यहाँ पर कमेंट नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स देखेंगे एमएसएमई सेक्टर का पूरा, उसमें मैक्सिमम नंबर है माइक्रो एंटरप्राइजेस के, जो छोटे हैं, मैक्सिमम है। उसके बाद है स्मॉल स्केल, और मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस जो है वो बहुत संख्या में बहुत कम है, और वो चूंकि बड़े ग्रो हो चुके हैं
ग्रो हो चुके हैं। एक माइक्रो यूनिट को आप मीडियम स्केल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। वो ग्रो हो चुके हैं। जो छोटे हैं, जैसे छोटे बच्चों को उंगली पकड़ के हम चलना सिखाते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है तो नेचुरली उंगली माँ जो है उंगली छोड़ देती है, वो अपने आप चलने के लिए काबिल हो जाता है। तो सर उनको निकाल ही दो ना, वो तो लटका के रखा हुआ है तलवार पे। नहीं नहीं, मतलब नहीं, कुछ कुछ बेनिफिट्स है मीडियम स्केल के लिए, कुछ बेनिफिट्स है मीडियम को, है बेनिफिट है। आई एग्री। नेक्स्ट। हेलो गुप्ता जी, जीएसके गुप्ता जी। सर एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज दिस टाइम गैप बिटवीन ओपनिंग ऑफ योर टेंडरिंग, मींस फ्रॉम टेक्निकल बिड टू प्राइस बिड, what is the time gap between that? Because usually what I am facing some of the problems with government bodies, I like the technical bid was open in last September and still the price bid is not been open yet. देखिए टाइम बिड जो रहता है हर टेंडर में एक हम लोग देते हैं वैलिडिटी ऑफ ऑफर। ओके जी। नाउ आप पूछ रहे हैं टेक्निकल बिड ओपन होने और जो प्राइस बिड ओपन होने के बीच में, तो वो टेक्निकल बिड टू प्राइस बिड इज ए स्टेज ऑफ टेंडर, इंटरमीडिएट स्टेज। वैसे ही एक दो स्टेज और भी रहती हैं। ओके, इट में ऐड टू अदर स्टेजेस आल्सो कि टेक्निकल बिड की एवोल्यूशन और उसके बाद नेगोशिएशन और ये सब। सो ये स्टेजेस हैं, बट टेंडर में जो मेन चीज दिया रहता है वो इंडिकेशन आपके प्राइस को कोट करने के लिए दिया रहता है, वैलिडिटी ऑफ ऑफर। ठीक है, तो यू शुड बी गवर्न्ड बाय दैट, गिविंग इंटरमीडिएट टाइम्स एंड कौन सा स्टेज स्ट्रेच करेगा, कौन सा कम हो जाएगा, किस तरह के कोट आएंगे, वो सब पे बाइंडिंग करना बहुत मुश्किल है। The reason being I am asking this कि MSME में price plays the very important role, and now the material prices are very volatile. So the time we quote these tenders and the time we get these tenders is a very like a huge time gap, and the price is already been revised in that span. So that is the major problem we are facing as of now. See, my understanding is when you participate in a tender and closing date पे आप कह सकते हो, मैं ये मानता हूँ closing date जो टेंडर का है, that is the last date up to which you can best choose your price. Okay, Right. So you have chosen your price and says the validity of offer is 120 days, suppose. Right. So it's nearly 4 months. So you need to quote the price considering that your price should stand up to 4 months. Okay. Right. Now, what I understand from you is आप शायद जो रेट को लेके बोल रहे हैं वो टेक्निकल बिड खोलने के बाद रेट देने का कोई मतलब नहीं रहता है। Right. ओके, सो आप जो बोल रहे हैं उस समय आप रेट डिसाइड नहीं करते, यू हैव टू डिसाइड बिफोर द क्लोजिंग। Right. सो दैट इज द आई थिंक दैट इज अ रीजनेबल assumption been done कि आपका वैलिडिटी ऑफ ऑफर तक वो रेट स्टैंड करना चाहिए, Right. बजाय इसके कि बीच में कुछ हो, क्योंकि उससे कोई मतलब Means हमको नहीं। L1 की तरफ भी जाना है और हमको वो गैप भी स्टैब्लिश करना है। नहीं, आपको देखो L1 तो आपको करना ही है। एक इसमें डिपेंड करता है कि आपका आइटम कौन सा है एक्चुअली, बिकॉज देयर आर फ्यू आइटम्स वेयर वी गिव द एस्क्लेशन आल्सो, सो व्हाट प्राइस वी आर कोटिंग एट दैट टाइम एंड द एस्क्लेशन व्हिच इज अवेलेबल देयर। Right. In some of the tender it is the provision is available there, so it all depends upon type of tender also, type of material also, type of work also. Right. So and all everything is there. Now technical bid also, number of parties कितना आया, TQ कितना raise किया, what documents party has submitted, then what response parties are giving. So it will take time, but within 4 months tenders are finalized. Because Okay. your price is valid, you have got option to go out of tender after 4 months, the validity of the offer. Right. So that way one option is there with you. Okay. And other thing is there that sometimes exclusions are there for such items which are where the variable prices are there, like in a short span the prices are going to up. But because of market, the prices are going up, nobody can control. We also don't visualize those things. Na? Thank you. hope it is clear. हाँ, part two. नेक्स्ट।
your valves and all, you are not specifying coating, say parameters or no technical specification. You are writing say ExxonMobil supplier. Say on your walls what you are purchasing, you are writing in your drawing as a company's name. It should be either IS standard or some ASTM standard. So we have not been able to supply to your vendors. We are manufacturer of powder coating paint. We are making FBE coating, but our customers are not buying because you have specified a brand. See, in our in lot many product capex के tender होते हैं, we do give the brand name. I agree with you on that. Okay, we do it with a assumption that the quality standard of that we have found that those are good enough. Now the question is, as regards a specification, if you want your brand, if you have got a brand which has got a better quality or a competitive edge over the आपके दूसरे उससे, you can get your brand included in that this thing. We have done so. We have done when we have floated the tender, and in the pre-bid when the bidders have requested that additionally these 2-3 brands need to also be considered, considering the quality and this. We have forwarded to the concerned department and they have given the consent and they have included the brand. But as regards the specification you are giving, that I'm not very sure, because the department, the department says it is department's prerogative कि मेरे को ये चाहिए, इस brand के ये चाहिए, तो वो उनका है. Always it is not the specification that matters. So the solution to me it appears is you can get your brand included. It is done. It is done in a usual way. But you are not directly buying. So where we should approach? Like if I give an example of paver block used at retail outlets, paver blocks, it happens that the manufacturer, they come to us and they put it that. No, but where we should go? See now. Yeah, I'm coming to that. Okay. You are saying that this particular product of yours is not included in the specified brands against a tender. You can approach to the tendering authority that you please. Where I am asking you, where we should go? In your which office? Yes, I am coming to that. Okay. Tendering में आपका contact details रहता है. Okay, and in tendering, in every tender, in most of the tender, pre-bids are also organized. They give the date of the pre-bid. So there, if at all you are interested in getting your specified brand included in the tender for this thing, you can submit a query on this that this brand should also be included. And ultimately the consent is given by the concerned department on that. So we have done in past, we have done number of times this thing. No. So you should first connect yourself with the tender which is asking for that material. No. Then you need to put it before the tendering authority that this should also be considered. He will guide you, because we also want that we should get more number of competitive brands. Okay. Same is the case with say Western Railway. Hitachi Hi-Rail company is supplying you some electrical parts, but they want some company whatever they feel like. They are not writing IS standard or ASTM standard. They are buying anything, what they feel good. So how to approach you and how to get ourselves, it is not directly used by you. Your vendors are using. So how to get our names registered? No, like in your drawings. Okay. No, you means I am asking for Hitachi brand. No, Hitachi Hi-Rail is supplying something to Okay, you. okay. On that they are coating say powder paint. We are manufacturer of that. Okay. But then they are deciding, and or your engineers are saying that whatever a big company you select. No,
No, then I don't think I have much influence on any decision of a private company. The only thing is your product is good and you are competitive, then he should select, because I have given some order to a company X. He is taking raw material or some ingredient from other company. I don't have any direct control over that. Okay. The only control I have ki the spec should meet and the cost should be L1. Yeah. That only I can decide. So in that way, I am helpless. Yeah. Thank you. Thank you, sir. यस माई सेल्फ मेनका। मेरे को ये सुन के अच्छा लगा कि राजेश सर की टॉक में मेंशन था कि वो बहुत चिंतित है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर का नंबर्स या एब्सेंस देखी जाती है मोस्ट प्रोबेबली, एंड वो चिंतित थे। तो मेरा एक सवाल दोनों के लिए है, त्रिपाठी सर के लिए और IOCL टीम के लिए भी, कि ये जो प्रेजेंटेशन और ये सब जो चीजें थी वो इसलिए थी कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट डिफाइन पता है और आपको ये सेट चीजें चाहिए। जैसे कि गुप्ता सर के प्रेजेंटेशन में था कि सिंगल विंडो tenders, like some innovative things which are newly developed or coming in the India. So your team or you may be not aware about the new things that new startups are creating, and it is very difficult to approach railway, IOCL and the good names, and in the for startup it is very difficult. So कहीं ऐसा आपका कोई प्लेटफॉर्म है या कोई ऑफिस है या डिपार्टमेंट है या कोई ऐसा चीज जहाँ पे ऐसा कोई फोरम हो जहाँ पे आके हम आपको हमारा जो न्यू इनोवेटिव स्टार्टअप है, आइडिया है या प्रोडक्ट है, MVP है, जो भी है, हम आपसे डिस्कस कर सके और देन वी कैन वर्क आउट और नॉट। एक जो चीज बता मैं रह गया मेरा, एक तो जैसे सबने बताया कि अब धीरे धीरे तो हम लोगों का ये सब टेंडर निकल जाएगा प्रोक्योरमेंट के लिए और सर्विसेज के लिए। जेम इज गोइंग टू कम। लास्ट ईयर जेम का अबाउट 22% जो थे जेम के अंदर देवर एनरोल्ड MSCs। नाउ अबाउट 50% जो रजिस्ट्रेशन हुआ है जेम के अंदर, इट इज 50% ऑफ MSCs। फिर भी आई थिंक 63 लाख जो टोटल एंटरप्राइजेस है उसके आगे इसमें 5-6 लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ है जेम के अंदर। सो ये काफी कम हुआ रजिस्ट्रेशन। ये जेम इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म वेयर यू हैव टू लोड योर स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। देयर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर, you have to load your specifications. Now suppose if I want some product of that specifications and if it is available, vendors are available there, naturally I have to buy from GEM only those products. I simply cannot overrule those products. Secondly, even if that product is not available on the GEM, I have to go through the channel of GEM only by custom bid, where I create a specification saying that okay, I need this type of specifications. If you are interested, you are able to see that on GEM. This interest come for the specifications, this product. So you can also participate for those things if you are able to provide those manufacturings. So this is one of the platform which is available to you where you can upload your specifications and be available on the portal. सर ये तो हुआ कि हाँ यस यस को पता ही नहीं होगा। नहीं देखिए, चीज तो हम वही खरीदेंगे जो हमको चाहिए, जो वो बनाएंगे वो तो हम खरीदना जरूरी नहीं ना हमारे लिए। तो दैट वन थिंग इज देयर बिकॉज़ यू आर प्रोड्यूसिंग, वी वुड नॉट लाइक दैट, बट इफ यू आर प्रोड्यूसिंग एंड इट इज अवेलेबल ऑन जेम, वी विल कम टू नो दैट यस इफ आई वांट दिस प्रोडक्ट इट इज अवेलेबल थ्रू दिस वेंडर। फॉलोड बाय पर्सनल विजिट अगर होता है यस तो बता सके कि ये प्रोडक्ट हमने क्रिएट किया है, आप किस रिक्वायरमेंट का ये सॉल्यूशन दे रहा है और साथ में हाँ that is there, that is one of the things. Yes, that bridge is required, sir. Absolutely right, sir. इसमें एक डिफिकल्टी ये है कि जैसे रिफाइनरी का व्हाट आई कैन से दे हैव गॉट सम डिपार्टमेंट्स, टेक्निकल डिपार्टमेंट्स आर देयर व्हिच इट डिपेंड्स डिफरेंट, दे कैन बेसिकली डिसाइड दोस थिंग्स। हमारे यहाँ एक ही प्रॉब्लम है कि बिकॉज वी आर आल्सो डिवाइडेड इन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड एवरी डिपार्टमेंट इज now there are certain common items are there. Like suppose आपका stationery item है, yes, मतलब stationery item is required by everybody that way, yes, but there is no centralized, मतलब it comes, requirement comes to us or our department, yes, but the specifications are decided by those departments. But definitely such common things, contexts like our department is there, you can always come, we can refer to those departments. yes, Yes, this is what is the product which is there, you can just refer, we can just circulate to them. yes, This is what is there. So that is one channel, but otherwise if you see that number of departments are there, so you may have to approach to every department saying that okay, this product is there, this product is there. If your requirement is there, you have to also search out which department is calling for that tender. So you have to also search कि मेरे को जो प्रोडक्ट बना रही हूँ वो कौन से टेंडर में कौन सा डिपार्टमेंट जनरली मंगा रहा है वो, तो उस पर से थोड़ा रिसर्च आपको करना पड़ेगा।
then accordingly that department you can approach ki I am also available there. Suppose like a limited tender is there, so my name also you include it for the tender. So it is possible. Some hard work is to be done for that reason because दोनों को मिलने का है आपस में ना. Yes, sir. So that- वो वहीं तो brief ऐसा पे- एक single department so far it is not there. Yes. Unless it is very high-fi products where you are doing some research work और कोई बहुत बड़ा है तो हमारा research and development department is there, but that is very specialized product. No. Common product के लिए तो you have to also search कि department कौन से everybody is needing. अगर common कोई item है तो सबको चाहिए वो. हाँ. रबर पेंसिल को बनाते हो आप तो everybody हाँ. needs it. हाँ. But quantity large quantity किसको चाहिए वो depend करता है उसके ऊपर. Yes. Generally we go through JAM only. अगर कोई छोटा-छोटा item चाहिए होगा तो मैं JAM के थ्रू जाता हूँ उसको लेने के लिए. क्योंकि ऐसा कोई खास डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि जो बोल सके कि भाई वही खरीदता है, वही डिसाइड कर रहा है. Deciding factor somebody else is there. We are also facilitating them for procurement, that's all. We are not deciding that what is to be purchased. Somebody else is purchasing. We are just providing the platform for them to buy those things. But तो ये थोड़ा एक कोऑर्डिनेशन है जहां आपको भी सर्च करना पड़ेगा कि भाई कौन चाहिए, कौन डिपार्टमेंट का हाँ. खरीदने का है. So जैसे कोऑर्डिनेशन के लिए जैसे Then you आपने can बताया write to contact को कि- आप लिख सकते हो उसके हाँ, अंदर कि हमें we'll circulate to those departments कि भाई ये पार्टी ने अप्रोच किया है तो इस हाँ. टाइप का प्रोडक्ट है. If we are inviting tender, we can definitely write to those departments कि भाई ये प्रोडक्ट हमको आया था, इस पार्टी ने बोला है, whether it is meeting your requirement or not, you can consider those parties. Sure. Okay. ठीक है, जस्ट स्मॉल थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, लाइक ऐसे रेलवे के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि वी हैव टेक्निकल डिपार्टमेंट्स. तो जैसे मान लिया आपका कोई प्रोडक्ट है तो आई टोल्ड यू कि देयर आर 3 लेवल्स, लाइक वन इज द डिवीजन लेवल, वन इज द हेडक्वार्टर लेवल, अदर बोर्ड लेवल. तो पहला तो ये है कि आपका प्रोडक्ट आप का वॉल्यूम कितना आपका टारगेट है, क्या करना चाहते हैं आप, क्या उसका रिलेवेंस है. तो इनिशियली इफ यू वांट टू जस्ट गेट एक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ थिंग, यू कैन कम टू आवर रेलवे ऑफिस, डीआरएम ऑफिस से, एंड जो एक्चुअल जो यूजर है उसका जो डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है, तो कोई भी नया चाहिए तो यू हैव टू क्रिएट द डिमांड. डिमांड इज नॉट देयर, यू हैव टू शो दैट दिस डिमांड इज देयर. Yes. Like I can give one example, like you might be knowing now there is like some fire ball is there. Yes. Some fire there, you throw the ball and then the fire extinguishes. तो some party approached me कि सर ये हमारा इतना अच्छा है, आप लोग लगाए रहते हैं तो उसको कोई चलाता नहीं है सर, तो ऐसे फेंक देंगे तो हो जाएगा. तो then told और जैसे इलेक्ट्रिकल की फायर है या मैकेनिकल में ज्यादा रहता है, तो I told that person to go approach those people. And then the department were convinced, जैसे हमारे officers थे, then they placed a small demand, say 1 lakh rupees or so, and I procured for them and through them, and then it is placed now. So suppose if the product suits, it can go all across Indian Railways. So in that way, you have to go gradually. Yes, sir. But yes, you have to talk to the concerned department officer, who is like, suppose there can be n number of products. It can be, you have to see which department is can use that product, and then you have to push gradually. Yes. तो सर डीआरएम ऑफिस आके फिर वहाँ पे जो कंसर्न हाँ, डिपार्टमेंट से yes, हो yes. जाएगा. This is the मतलब channel which is available, and like in railways, as we officers, we have a lot of freedom in decision making. Okay. I don't think PSUs might be, I don't know, मतलब, but still there are a lot of things which we decide. So suppose some product is there, some new thing is there, at a division level, it can be decided कि हाँ इसको करते हैं for a trial basis. Okay. So in that way you can do it. As a startup, we also want. Yeah. Initially, And- we want only that. Yeah, only, for trial basis only. and another important channel which our like schedule of which powers we have, like at headquarter, our head of department, he has powers up to 1 crores to start any trial. Okay. So he can straightforward without any tendering, he can give order कि 1 crore तक का, and for that particular product if he is convinced. Okay. Yes, So you have to definitely. work out, but there are channels. Yes. Okay. So I would like वही channels को मुझे evaluate करना था, यही मेरा. हाँ नहीं ठीक है, question you can always approach our office or any railway office. Okay. And you will definitely get the means startup में क्या, you don't have to जैसे तुरंत ही हो जाएगा, I am not telling it. You have to struggle, but the rewards are huge. Yes. If your product is approved, and then you have an advantage. जब दूसरे लोग catch up करेंगे, you will have sold lot of volume. So in that way, you have to think. Thank you, sir. Sir, I am Smitra Sagar. Actually, I have a question for Solanki, sir. Like I have 2 companies, like food and beverages. I have a company for food and beverages, sorry.
and another I have created for supply and services. Did not get you. If it's of me, you start. No, Solanki sir. Okay. For Udyam registration, like I have a company for food and beverages, right? But I want to go for the supply and services. So I have created new company also. So again, I have to register for the Udyam or one is enough. I don't know about that. And different enterprise, different company, yeah, you can say. Yeah, but I am a proprietor in both the companies. I'm a proprietor in both the companies. Like food and beverages is registered under this MSME and Udyam. But new company, just you said, na, girls should come, female should come in this line. So again, I have to apply. Yeah, proprietor. Right. That is the reason I'm confused. That is the reason I'm confused. Yeah. Because supply और services के लिए मैंने अलग company बनाई है, because food के लिए तो चलेगा, मतलब न्यू कंपनी में MSME के अंडर ही आएगी ना मेरी. ओके, उसके अंदर ही प्रोविजन है. आपका जो मेन यूनिट है ना, उसी को जब आप खोलेंगे ना, तो उसके अंदर ही अनदर यूनिट ऐड करने का प्रोविजन है. नहीं, मैं जेम्स पोर्टल में मुझे ऐड करना था. आई एम कंफ्यूज कि मैं फूड एंड बेवरेजेस वाले के नाम पे मैंने उद्यम लिया, वो करूं कि मैंने नया कंपनी जो क्रिएट किया है सप्लाई और सर्विसेज. नहीं, आपको कुछ नहीं करना है. आप जब यूआरसी में जाएंगे तो आपका जो मदर कंपनी है उसी का सब का यूनिट जो है आप उसमें ऐड कर सकते हैं और वो हर जगह पे आपको रिफ्लेक्ट होगा अगर आप जेम पे रजिस्टर्ड करेंगे. बट सर नाम क्या, मेरा वाह पिज्जा एंड भेल हाउस आता है तो सबको फूड लाइन का लगता है, तो ये सप्लाई और ये सब का सर्विसेज के लिए कैसे करूं? तो आप अलग अलग रजिस्टर कर लीजिए. हाँ, बिकॉज़ वो क्या उस नाम से लोग कंफ्यूज होकर उसको नहीं देते. नहीं, आप GSTN अलग लीजिए, फिर हमें लगता है अलग लिया है. हाँ, नए कंपनी देन अदर आप बना सकते हैं सर. ये GSTN अलग है. हाँ, देन इट इज टू कंपनी, उसका अलग काउंट होगा, इसका अलग काउंट होगा. ओके, तो अगेन आई हैव टू रीड. या थैंक यू सर. अब मैं केवल 2 मिनट के लिए, आज हमारे बीच एक इंटरप्रेन्योर्स हैं श्री मुकेश साहब भोगीलाल जेठालाल एंड ब्रदर्स को, इनको केवल हम 2 मिनट के लिए बुलाना चाहूंगा. ये IOCL के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उनका जो है एक्सपीरियंस वो 2 मिनट में शेयर करना चाहते हैं. प्लीज सर. आदरणीय मंचस्थ महानुभाव, उद्योगपति और सब, मेरा नाम मुकेश शाह है. मैं शाह भोगीलाल ब्रदर्स से हूँ. बेसिकली हम फायर फाइटिंग इक्विपमेंट बनाते हैं और IOCL पर्टिकुलरली जस्ट ये ताराचंद साहब ने बात किया तब मैंने डेफिनेटली विल शेयर द बेसिकली गुड रिजल्ट्स व्हाट वी हैव अचीव्ड. जब जयपुर हादसा हुआ फायर का, बाद में ऑयल टैंक के लिए MB लाल कमेटी बैठी थी और उसके बाद रिमोट कंट्रोल HVRR बेसिकली प्रमोट किए. तो ऑफ कोर्स ये इंडिया में बहुत कम बनते थे बिकॉज इंटरनेशनल अप्रूवल्स नहीं थे विथ हार्डली 1 or 2 मैन्युफैक्चरर. तो स्मॉल स्केल के लिए उन्होंने या मीडियम स्केल के लिए PTR को भी वायोलेट थोड़ा कंफर्ट लेवल पे लाए और इंस्टेड ऑफ ग्लोबल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को प्रमोट किया. तो दे गॉट 1/3 प्राइस ऑफ द रियलिस्टिक प्राइसेस एंड आई थिंक 10 साल से वो लोग यूज भी कर रहे हैं. फिर भी इतना क्वालिटी बिकॉज इंटरनेशनल अप्रूवल था और इंटरनेशनल अप्रूवल ये मैन्युफैक्चरर से लिया. तो ऐसे ही प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अगर IOCL के साथ जुड़ने से काफी कुछ बेनिफिट होता है, वो मेरे को शेयर करना था. दूसरा एक मेरा गुजारिश भी था कि पर्टिकुलरली स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो PPG होती है वो 2-5 लाख रुपए के लिए हर एक प्रोडक्ट, क्योंकि CPO से अगर प्रोक्योरमेंट होता है तो 5,000 10,000 की PPG के लिए काफी मुश्किल होती है. वो भी एक आप थोड़ा ध्यान में रखें तो उसको वायोलेट कैसे या कैसे किया जाए. और पर्टिकुलर MSME के लिए ऑफ कोर्स आई एम नॉट इन नाउ स्मॉल और मीडियम, बट अभी जो वैल्यूज रॉ मटेरियल की बढ़ रही है, तो पहले के जो नॉर्म्स फिक्स किए थे 5 करोड़ to 50 करोड़, अभी वही सामान अगर वो कंपनी बनाती है तो उसका ऑलरेडी 50% बढ़ चुका है, 60% बढ़ चुका है. तो वैल्यूज को रिव्यू किया जाए. दैट इज माई सिंपल रिक्वेस्ट. आई विल नॉट टेक मच टाइम. थैंक यू.
आपने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया है सर जी। एक्चुअली जो एमएसएमई की पॉलिसी का ड्राफ्ट पेपर अभी पब्लिक डिबेट के लिए, आपका ओपिनियन के लिए अवेलेबल है। आप जरूर अपना ओपिनियन उसके ऊपर दे दीजिए, क्योंकि जो पॉलिसी बनती है वो आइसोलेशन में नहीं बनती, आप लोग के सहयोग से, आपके फीडबैक से ही बनती है। और मैं एमएसएमई कमेटी के चेयरमैन साहब से भी विनती करूंगा कि आप भी जरूर जो है अपना फीडबैक और अपने जो भी विचार है उसको ऊपर ऑलरेडी दीजिए, सो दैट जो अभी ड्राफ्ट स्टेज में है, कल आने वाले समय में वो पॉलिसी बनेगी। बनने से पहले अगर आप अपने सजेशंस देंगे तो डेट कैन बी कंसिडर, और जो है हमारा हेडक्वार्टर उसके ऊपर जरूर गौर करेगा। थैंक यू सर। ऐसा है कि अभी काफी सारे ड्राफ्ट पॉलिसीज के लिए सजेशंस आए हुए हैं। दूसरा, उसके साथ साथ में कोई भी प्रोडक्ट यदि रिजर्व करवाना है तो उसका भी प्रोविजन है। तो मैं सभी एमएसएमई मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि ऐसा कोई भी आपका प्रपोजल हो तो यहाँ जीसीसीआई में हेल्प डेस्क है, तो आप वहाँ कांटेक्ट करके अपने प्रोडक्ट की डिटेल दे सकते हैं, या ऐसे जैसे मुकेश सर ने बताया कि ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हम उस पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट कराने की कोशिश करेंगे उनको सेंट्रल लेवल तक। मगर आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू। अंत में अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए श्री तेजस मेहता सर को चेयरमैन को रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़ा डिले चल रहे हैं। प्लीज सर। मित्रों, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन बहुत ही वंडरफुल रहा, काफी अच्छा कन्वर्सेशन रहा, और ऐसे ही हम ओपन हाउस इवेंट आगे भी करते रहेंगे जिसमें दोनों का ही इंटरेक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन हो और चीज़ों को सुलझाया जाए और इसके बारे में और बातें की जाए। जैसे हमने अभी बात की थी, वेस्टर्न रेलवे के साथ भी हम कुछ आगे प्रोग्राम करने वाले हैं। उनके स्टोर्स को विजिट कर पाए, ज़्यादा उनको देख पाए, और फिर उसमें हम आगे जो भी हमारे लगने वाली आइटम्स हैं उसका हम डिस्कशन कर पाए। और आज मैं सभी स्पीकर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत ही वैल्यूएबल शेयरिंग उन्होंने किया अबाउट वेंडर डेवलपमेंट प्रोसीजर एज वेल एज पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। और ख़ास तौर से मैं एमएसएमई डीआई ऑफिस का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने भी काफ़ी पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के बारे में अच्छा सेशन किया। Thank you so much, Gupta sir and Solanki sir, for your valuable inputs and jointly hosting this session. और IOCL की टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने भी काफ़ी वैल्यूएबल शेयरिंग किया। एंड वेस्टर्न रेलवे से त्रिपाठी सर का मैं खास धन्यवाद करता हूँ। और IOCL की टीम ने आज हमारे लिए हाई टी की व्यवस्था की है, तो खास उनको धन्यवाद। और मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि प्लीज़ हाई टी के लिए ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thanks a lot.